हाय। हेलो गाइस, ऐसे ही नई मांगा और नई स्टोरी चाहिए तो मैं ले आऊंगा, परंतु इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 30 कमेंट कर दो और 300 लाइक कर दो। चले शुरू करें। दीक्षांत फोटोशूट में मैं सेरेना से दूर खड़ा हो जाता हूँ। पिछली जिंदगी में उसने मजबूरी में शादी की थी और 6 साल तक मुझे प्यार नहीं मिला। अब पुनर्जन्म के बाद मैं इजहार वाले दिन लौट आया हूँ और इस बार मैं उससे दूर जा रहा हूँ। मैं वो खास तौर पर बनवाया गया हार लौटा देता हूँ जो इजहार के लिए तैयार किया था। फिर अपने होमरूम टीचर के पास जाकर अपना कॉलेज आवेदन बदलवाता हूँ। जितना दूर मैं जाता हूँ उतना ही कम हमारे रास्ते कभी मिलेंगे। मेरे होमरूम टीचर मेरा फॉर्म लेते हैं और उसे फाइल में रख देते हैं। फिर कहते हैं, जाओ क्लास में सबको बता दो, ग्रेजुएशन फोटो के बाद कोई भी नहीं जाएगा। आज रात हम विदाई डिनर रख रहे हैं। मैं सिर हिलाता हूँ, क्लास प्रेसिडेंट को संदेश देता हूँ और स्कूल के मैदान की ओर बढ़ जाता हूँ। सभी को उनकी जगह पर खड़ा करने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। लिली के चेहरे पर वो सब कुछ जानने वाली मुस्कान है। बस देखती जाओ, वह कहती है। लियम जरूर तुम्हारे ठीक बगल में आकर खड़ा होगा। तुम्हें फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है तो ये तुम्हारी पहली फोटो साथ में होगी। वो ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता है। सेरेना अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखती है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी नजरें फिर भी आगे की ओर चली जाती हैं। आज मैंने उससे बात करने की कोई खास कोशिश नहीं की है। पहले मैं कोई भी बहाना बना लेता था, उसे ड्रिंक दिला देता, उसकी पेन उधार ले लेता, कुछ भी करता ताकि उसके करीब जा सकूं। लेकिन आज मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं। उसके साथ क्या गलत है? क्या वह इसलिए नाराज है क्योंकि आज सुबह स्कूल जाते वक्त मैंने उसका इंतजार नहीं किया? ठीक है, क्योंकि वह हर साल अपने लिए खुद ही जन्मदिन का तोहफा तैयार कर लेती है तो मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। गिफ्ट देते ही मैं उसे सामने ही खोलूंगा। लेकिन लिली की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सेरेना मेरी ओर देखती है। मैं जे के सहारे खड़ा हूं, सेरेना से जितना दूर हो सकता हूं उतना दूर खड़ा हूं। शायद किसी ने उसे वहां धकेल दिया हो। लिली के मुंह से शब्द निकलते ही सेरेना महसूस करती है कि माहौल में तनाव कुछ डिग्री कम हो गया है। जो भी हो, वह ठंडेपन से कहती है। ठीक उसी वक्त एक पुरुष सहपाठी सेरेना के सामने वाली जगह पर आ जाता है। लियम, तुम वहां सेरेना से इतनी दूर क्यों खड़े हो? जे भी ये देख पास आता है। कोई बात नहीं, मैं कहता हूं, मेरे खड़े होने की जगह से फर्क नहीं पड़ता। फोटोग्राफर बोला, शुरू करते हैं। मैं 3 तक गिनूंगा और आप सब चीज कहना। फोटोग्राफर के रुकते ही फोटो खिंच जाती है। सेरेना की नजर मेरी मुस्कान पर पड़ती है और उसे हल्की झुंझलाहट होती है। कुछ दोस्त और तस्वीरें खिंचवाने रुक जाते हैं। लिली फिर से सेरेना को कोहनी मारती है। अब ये आइस क्वीन बनना छोड़ो। देखो कितनी लड़कियां लियम को घेरे हुए हैं। वो तुम्हें पसंद करता है तो फोटो के लिए जरूर बुलाएगा, तब नखरे मत दिखाना। ठीक है। सेरेना का मूड सुधरा और वो ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां से मैं उसे देख सकूं। कई लड़कों ने फोटो मांगी पर उसने सबको मना कर दिया। लेकिन फिर वह देखती है कि एक के बाद एक लड़की मुझे फोटो के लिए बुलाती है और मैं सबको हाँ कह देता हूँ। और भी बुरा ये कि मैं तो खुद आगे बढ़कर हमारी होमरूम टीचर को भी फोटो के लिए बुला लेता हूँ और उसे पूरी तरह भूल जाता हूँ। बगल में खड़ी लिली सेरेना के मूड में बदलाव महसूस कर सकती है। सेरेना के चलते आसपास की हवा फ्रीजर जैसी ठंडी हो जाती है। लिली जल्दी से कुछ कहने का सोचती है। लियम बस शर्मीला है, तुम जानती हो वो तुम्हें सालों से पसंद करता है। इतनी सी बात पर मत रूठो। फोटो चाहिए तो फोन से कभी भी ले लेना। सेरेना उसे घूर कर चुपचाप चली गई। फोटो सेशन के बाद प्रेसिडेंट सबको फेयरवेल डिनर के लिए बुलाता है। अब सबको आजादी का एहसास होता है। ग्रेजुएशन पार्टी में शिक्षक अलग बैठे थे और छात्र उन्हें टोस्ट कर रहे थे। पिछले जीवन में मेरी नजरें सिर्फ सेरेना पर थीं। बस यही सोचता था कि कब इजहार करूं या तोहफा दूं। अब मैं खुद जे को साथ लेकर शिक्षकों के पास टोस्ट करने जाता हूं। दूसरे साल में जब हमने साइंस ट्रैक चुना था तब से इन शिक्षकों ने 2 साल तक हमें पूरी लगन से पढ़ाया है। रात के 9 बजे तक जब डिनर खत्म होने को होता है, लिली कमरे के बीच में जाती है, माइक पकड़ती है और कहती है, सुनो सब लोग, आज हम सब अलग हो रहे हैं। आज हमारा ग्रेजुएशन डे है और साथ ही सेरेना का 18वां जन्मदिन भी है। चलो सब मिलकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। और अगर किसी को कुछ कहना है या कोई तोहफा देना है तो ये मौका मत गंवाना। जब वह बोल रही होती है तो बार बार मेरी तरफ मजाकिया अंदाज में देखती रहती है। मैं सिर झुकाए रहता हूँ, अपने खाने के साथ खेलता हूँ और कभी कभी अपना फोन टैप करता हूँ। कमरा शोर से भर गया। सब हैप्पी बर्थडे गाने लगे। सेरेना की भौहें सिकुड़ गईं। उसे सबके सामने, खासकर लियम के सामने, चर्चा में रहना नापसंद है और लियम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पूरे डिनर के दौरान वो उससे जितना दूर बैठ सकता था बैठा रहा और पूरी रात उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। बिना जाने ही वह मेरी हर हरकत पर नजर रखती है और मैं जो भी करता हूँ उसे चिढ़ होती है। इस वक्त उसका मूड बिल्कुल नीचे गिर चुका है। सारा दिन जो झुंझलाहट उसने दबा रखी थी अब आखिरकार अपनी हद तक पहुंच गई है। डिनर अब लगभग खत्म होने को है। शिक्षक पहले ही जा चुके हैं। उसके आसपास के सहपाठी खुशी खुशी हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, लेकिन लियम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह एक लाइन भी गाता तक नहीं, बस फोन में लगा रहता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हैं। सुर खत्म होते ही वह उठकर बाहर चली गई। सेरेना, रुको, धीरे चलो। लिली उसके पीछे दौड़ती है। जे मेरी ओर चिंता से देखता है। वह चली गई। तुम ठीक हो? मैं ऊपर देखता हूँ, सच में हैरान होकर। कौन गई? तभी जे समझ जाता है कि मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सब बिछड़ने वाले हैं। कोई कुछ परफॉर्म करेगा, शायद एक गाना। क्लास प्रेसिडेंट ने माहौल संभालना चाहा। मैं उठकर पास बैठी लड़की के पास गया। क्या मैं तुम्हारा गिटार ले सकता हूं? मैं चाइल्डहुड गाना चाहता हूं। उम्मीद है हमें अपना 18वां साल याद रहेगा।
किसी ने मुझे पहले कभी इस तरह खुद को सामने रखते नहीं देखा। आमतौर पर मैं बस सेरेना के पीछे पीछे चलता हूँ। कमरे में तुरंत सब लोग नारे लगाने लगते हैं, एक गाना एक गाना। मैं एक स्टूल पर बैठता हूँ और अपनी उंगलियों को तारों पर बहने देता हूँ। संगीत धीरे धीरे और नरम स्वर में बहता है। मैं बजाता और गाता हूँ, मेरी आवाज धीमी और गर्मजोशी से भरी है। जब आखिरी सुर भी खत्म हो जाता है तो कमरा तालियों से गूंज उठता है। मैं चुपचाप मुस्कुराता हूँ और गिटार को बाहों में लेकर हल्का सा झुककर सलाम करता हूँ। कुछ सहपाठी इस पल को अपने फोन में कैद कर लेते हैं और क्लास ग्रुप चैट में पोस्ट कर देते हैं। अब तक लिली और सेरेना पहले ही कार में घर की ओर जा रही हैं। जैसे ही वीडियो आता है लिली उसे देख लेती है। वह प्ले दबाती है। मेरी आवाज फोन से गूंजती है और वह खुद को रोक नहीं पाती। ओह, लियम की आवाज कमाल है। मुझे नहीं पता था वो इतना अच्छा गिटार बजाकर गा सकता है। बहुत दिल से गाया है। गाना खत्म होने पर लिली रोमांचित है। सेरेना, गेम छोड़ो, ग्रुप चैट देखो। क्या वो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए ये कर रहा है? पुराना लियम कभी सबके सामने नहीं गाता था। सेरेना पहले से ही चिढ़ी हुई थी और इसी दौरान उसके इन गेम कैरेक्टर की वही मौत हो जाती है। वह गुस्से में कंट्रोलर पटक देती है। तुम हर 5 सेकंड में लियम का नाम क्यों ले रही हो? क्या तुम्हें वो पसंद है या कुछ और? अब से वो जो भी करेगा उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसका नाम मेरे सामने मत लेना। आज उसका जन्मदिन है और लियम ने तोहफा देना तो दूर, उसके साथ घर भी नहीं आया, जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो फिर उससे उसकी कोई परवाह क्यों करनी चाहिए? मैं सोने जा रही हूँ, जो करना है करो। लिविंग रूम में अकेली रह गई लिली को कुछ करने को नहीं मिलता तो वह घर चली जाती है। उस रात 10:30 बजे विदाई डिनर आखिरकार खत्म होता है। मैं सबसे पहले जे को टैक्सी में बैठा देती हूँ। हम हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं, फिर बाकी सहपाठियों से भी विदा लेती हूँ और धीरे धीरे सुपरिवार के विला की ओर चलने लगती हूँ। कक्षा की एक लड़की भी संयोग से उसी रास्ते जा रही होती है। वह मुझे घर छोड़ने को कहती है। पहले मैं सेरेना के डर से मना कर देती, पर अब मैं बस मुस्कुराकर हाँ कहती हूँ। धन्यवाद, क्या आपको परेशानी होगी? वह शर्माते हुए सिर हिलाती है। बिल्कुल नहीं, कुछ मिनट ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं। मैं उसका दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम एक ही दिशा में एक कदम की दूरी पर चलते हैं। आधा घंटा बाद हम सुपरिवार के विला पहुंच जाते हैं। मैं अलविदा कहती हूँ। शुक्रिया, मैं पहुंच गई। सुरक्षित रहना। वह रुकी, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। शायद तुमने गौर नहीं किया, पर मेरी भावनाएं सच्ची हैं। पता है तुम्हें कोई और पसंद है, पर मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मेरी आंखें बिना रुके भर आती हैं। कोई तो है जिसे मैं पसंद हूँ। सेरेना मुझे पसंद नहीं करती, इसमें मेरी गलती नहीं। मैं भी प्यार के काबिल हूँ। धन्यवाद। मेरी आवाज भर्रा जाती है। तुमने पहली बार मुझसे दिल की बात की। पसंद करने के लिए शुक्रिया। तुमने मुझे मेरी काबिलियत याद दिला दी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी एक साधारण सी बात मुझे इस तरह रुला देगी। वह हड़बड़ाकर एक टिश्यू ढूंढती है और मेरे हाथ में थमा देती है। सुनो, तुम कमाल के हो। कई लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, पर कहती नहीं। लियम, तुम बहुत अच्छे हो। आज ये कहने के लिए मैंने हिम्मत जुटाई है। अगर आज न कहती तो ये बात मन में ही रह जाती। शुक्रिया। मैं आंखें पोंछकर मुस्कुरा दिया। नाम क्या है? जुड़े रहते हैं, कभी साथ घूमने चलेंगे। वह हैरान होकर तुरंत मुझे अपना नाम और नंबर दे देती है। हम नंबर बदलते हैं। वह मुस्कुराते हुए चली गई। मैं उसे देखता रहा, बिना जाने कि बालकनी से कोई शख्स हमें देख रहा है। सेरेना मुझे ऊपर से ठंडी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ घूरती है। वह मेरी गाने वाली वीडियो को न जाने कितनी बार रिप्ले कर चुकी है। वह यहाँ ऊपर इंतजार कर रही थी और उसे बस ये दिखा कि मैं हंसते हुए लड़की को वीचैट पर जोड़ रहा हूँ। तो यही है तुम्हारा प्यार? सेरेना ने ठिठक कर सोचा। आज मेरा 18वां जन्मदिन है और तुमने मुझे इग्नोर किया। अब तुम उस लड़की के साथ हो जिसने तुम्हें प्रपोज किया। लियम, तुम बिना लड़की के एक दिन भी नहीं रह सकते। वापस मत आना। मेरे अंदर जाते ही सेरेना कमरे में जाती है। अगर वह तोहफा लाता है तो उसे लगता है सब भूल जाएगी। यही मौका है, वरना वह उसे पीछे घसीटना बंद कर देगी। मिनट दर मिनट समय बीतता जाता है। वह बार बार जांचती है कि उसके बेडरूम का दरवाजा बंद तो नहीं है, लेकिन रात के 11:30 बज गए हैं और मैं अब भी नहीं आया हूँ। सेरेना आखिरकार खुद को उठाती है और दरवाजा खोलती है। नीचे रसोई में हल्की सी रोशनी को छोड़कर बाकी सभी लाइटें बंद हैं। आंटी वो अभी अभी थोड़ी देर की नींद से जागी थीं। वह हलचल सुनती है और देखने के लिए बाहर आती है। सेरेना को जागा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। सेरेना, जाग रही हो? फ्रिज में पापा का रखा केक है, चाहिए? सेरेना सिर हिलाती है। आंटी वो जम्हाई रोकते हुए पूछती हैं, लियम कहाँ है? यंग मास्टर लियम घर आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। शायद अब तक सो चुके होंगे। क्या आपको उनकी जरूरत है? क्या मैं उन्हें जगाऊं? आंटी वो, जो बहुत नींद में है, सेरेना के चेहरे के भावों पर ध्यान नहीं देती और बोलती रहती हैं। और हर शब्द के साथ सेरेना का चेहरा और गहरा होता जाता है। उसकी आवाज कई डिग्री ठंडी हो जाती है। नहीं, मैं केक ले लूंगी। वह खुद फ्रिज की ओर जाती है। अब भी आधी नींद में आंटी वो माहौल को पूरी तरह नहीं समझ पाती। उन्हें लगा यंग मिस ठीक नहीं है और वह बोली, मिस सेरेना, ये मीठा है, ज्यादा मत खाइए। सेरेना खुद पर लगभग हंस पड़ती है। उसने अपनी दोस्त की पार्टी ठुकरा दी थी। उसने अपने परिवार की बैठक भी ठुकरा दी थी। वह बस इंतजार करना चाहती थी। मेरा इंतजार करना, एक जन्मदिन के तोहफे का या किसी चीज का। लेकिन पूरा दिन बीत गया और मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, यहाँ तक कि जन्मदिन मुबारक भी नहीं। और फिर मैं वहां था, हंसता हुआ और किसी और लड़की के साथ मस्ती करता हुआ। वो गुस्से से भर गई है, इतना गुस्सा कि अब कोई भी उसे मना नहीं सकता। इस पल से तुम्हारी मेरी निजी परछाई वाली जगह खत्म हो गई है। जब तक तुम सब ठीक नहीं करते, हमारा रिश्ता खत्म है।
वो सुंडेरे आइस क्वीन गुस्से में रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह मैं नाश्ता कर बाहर निकल गया। आंटी वो झिझकती हैं। यंग मास्टर लियाम, क्या आप मिस सेरेना का इंतजार नहीं करेंगे? आप दोनों हमेशा साथ रहते हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, आंटी वू, आज काम है। अब हम बड़े हो गए हैं, हमेशा साथ रहने पर लोग बातें करेंगे। आंटी वू ने भौहें सिकोड़ी। कल रात 11 बजे के बाद मिस सेरेना ने केक खाया। मुझे लगा उन्हें मीठा पसंद नहीं। मैंने कंधे उचका दिए। शायद उनका मन कर रहा होगा। मैं यह दिखावा नहीं करता कि मैं उनकी सोच समझता हूँ। उन्हें आमतौर पर मिठाइयों से कोई परहेज नहीं है। बस उन्हें मेरे बनाए हुए मिठाई कभी पसंद नहीं आई। आखिरकार मैंने ये बात साफ साफ देख ली थी। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, सेरेना जाग जाती है। वह मेज पर बैठती है और खुद को पूरी तरह अकेला पाती है। आंटी वू, लियम कहाँ है? 9 बज चुके हैं। क्या वह अभी भी बिस्तर पर है? वह झुंझलाकर बोली, जैसे वह कोई खास मेहमान हो। आंटी वो पौधों को पानी देते हुए सेरेना की बात सुनती हैं। वह कैन रखकर अंदर आई। मिस सेरेना, लियम खाकर जा चुके हैं। सेरेना अविश्वास से हंस पड़ती है। वह चला गया? अभी तो छुट्टियों की शुरुआत ही है। आखिर वह जा कहां सकता है? आंटी वो अपना सिर हिलाती है। उन्होंने कुछ नहीं बताया मिस सेरेना, लेकिन आज वह बहुत स्मार्ट लग रहे थे, बहुत खुश भी। जरूर कुछ अच्छा हो रहा होगा। सेरेना को अचानक अपनी ब्रेड निगलना नामुमकिन लगने लगता है। लियम, इस बार तो तुमने हद ही कर दी। अब नाश्ते पर उसका इंतजार नहीं, जाने से पहले एक शब्द भी नहीं। पिछली रात वाली लड़की के साथ मैं शायद डेट पर हूँ। ये ख्याल सेरेना के सीने में पत्थर की तरह बैठ जाता है। हर पल और भारी होता जा रहा है। वह खुद को जबरन दूध खत्म करने के लिए मजबूर करती है और गिलास जोर से रख देती है। मिस सेरेना, आप ठीक हैं? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? आंटी वो ठहर जाती है, निर्देशों का इंतजार करती हैं। उन्होंने कभी मिस सेरेना को इतना परेशान नहीं देखा था। युवा मिस आमतौर पर शांत और दूर रहती हैं, लेकिन शायद ही कभी इस तरह अपना आपा खोती हैं। मैं ठीक हूँ। सेरेना की आवाज सपाट है। जाते वक्त उसने कुछ कहा? मेरे बारे में पूछा? आंटी वू ने सिर हिलाया। नहीं, लियम जानते हैं कि आपको उनका पीछा करना पसंद नहीं। शायद उन्होंने अब आपको परेशान करना छोड़ दिया है। बधाई हो सेरेना, आपको वही शांति मिल गई जो आप चाहती थीं। आंटी वू ने कहा। सेरेना अविश्वास से बोली, तो तुम्हें पता था मुझे वो पसंद नहीं, और अब लगता है मुझे खुश होना चाहिए। आंटी वू को लगा आज सेरेना कुछ बदली हुई है। वह कभी इतने सवाल नहीं पूछती और निश्चित रूप से कभी इस तरह बात भी नहीं करती। सेरेना, सुपरिवार जानता है कि आपकी लियम से कभी नजदीकी नहीं रही। समय के साथ उन्होंने देख लिया कि आप वैसा महसूस नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने आपको भूलने का फैसला किया है। यह स्वाभाविक है। ठीक है, जाओ। सेरेना ने बात खत्म की, पर उसका मन और भारी हो गया। तो बाकी सभी की नजरों में वह हमेशा ऐसी दिखी है जैसे उसे लियम से नफरत है, और अब लियम हार मान रहा है। अभी अभी स्कूल से निकली है और पहले ही दूर होने लगी है। शायद यही सबसे अच्छा है। अब वह आखिरकार उससे आजाद हो सकती है। यह सोचकर वह लिली को शॉपिंग के लिए बुलाती है। वैसे भी इंटरनेट कैफे में गेम खेलना ज्यादा मजेदार है। लिली हैरान रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेरेना इतनी जल्दी बुला लेगी। वह सुविला पहुंचकर इधर उधर देखती है। लियम कहाँ है? वह नहीं आ रहा। सेरेना ने उसे थपथपाते हुए कहा। लियम का जिक्र क्यों? पसंद है क्या? मुझसे ज्यादा उसमें दिलचस्पी ले रही हो? लिली असहज होकर नाक रगड़ती। मजाक मत करो, उसे तुम्हारे साथ देखने की आदत थी। पर वो है कहाँ? आ नहीं रहा? सेरेना बोली। वह पहले ही जा चुका है, पता नहीं किसके साथ गया। चलो चलें। यह सुनकर लिली ने यह विषय छोड़ दिया। मैं बस से उतरता हूँ और कल वाले दुकान के पते की ओर बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, एक स्टाफ सदस्य मेरा स्वागत करता है और स्टोर मैनेजर को बुलाने चला जाता है। हमने कल काफी बातें की थीं। आज तो हम लगभग पुराने परिचित जैसे हो गए हैं। क्या आप वाकई इसे लौट आना चाहती हैं? यह वाला पीस, इसमें आपका बहुत दिल लगा है। एक बार चला गया तो वापस नहीं मिलेगा। स्टोर मैनेजर मुझे सावधान करती है। उसे पता है कि इस नेकलेस के लिए सिर्फ आरक्षण के लिए ही 3 महीने इंतजार करना पड़ा था। किसी ग्राहक का एक कस्टम पीस के लिए इतनी पहले से योजना बनाना, यह सच में समर्पण है। मैं सिर हिलाती हूँ। मेरी आवाज स्थिर है। मैंने अपना मन बना लिया है। जिस इंसान को मैं यह देना चाहती थी, अब वह मेरे विचारों में नहीं है, तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। स्टोर मैनेजर और ज्यादा जोर नहीं देती। इतना कीमती कस्टम पीस और आप ही इसे लौटाने की पहल कर रही हैं। मैं आपकी स्थिति समझती हूँ। हम इसे मूल कीमत के 70% पर वापस खरीद लेंगे। शुक्रिया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं आभारी होकर सिर हिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दुकान को मेरी शुभकामनाएं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इस समय यह पैसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। स्टोर मैनेजर मुस्कुराते हुए हार ले लेती हैं। मैं मालिक नहीं हूँ, सिर्फ मैनेजर हूँ। मालिक ने इसकी मंजूरी दी है। मुझे एक पल दीजिए, मैं जाकर इसका इंतजाम करती हूँ। मैं सिर हिलाती हूँ। 10 मिनट बाद मेरे खाते में 35,000 युआन आ जाते हैं। मैनेजर को शुक्रिया कह मैं निकल पड़ती हूँ। 2 महीने की छुट्टियों में कुछ कमाना है। तभी मुझे एक बबल टी की दुकान पर हायरिंग का बोर्ड दिखता है। वे गर्मियों के लिए कर्मचारी रख रहे हैं। मैनेजर से बात करके 20 युआन प्रति घंटे पर तय हुआ। बिना डिप्लोमा के ये बुरा नहीं है। मैं तुरंत काम शुरू करती हूँ। मेरी सहकर्मी भी हाल ही में ग्रेजुएट हुई है और समर जॉब कर रही है। ताज्जुब है, उसी ने कल रात मुझे घर छोड़ा था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ मिलोगी। लियम, क्या तुम उसी कॉलोनी में रहते हो? क्या तुम्हें वाकई पार्ट टाइम नौकरी करने की जरूरत है? वह पूछती है। मैं मुस्कुराते हुए सिर हिला देता हूँ। तुम गलत समझ रही हो। मैं बस वहां रहता हूँ। वो मेरा घर नहीं है। मैं अनाथ हूँ। अगले 2 महीने यहाँ रखने के लिए शुक्रिया। ईवी बहुत शर्मीली और संकोची लड़की है। मुझे बहुत अफसोस है। मेरा इरादा कोई दुखद बात छेड़ने का नहीं था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो
तो बस मुझसे कहना, मैं इसे हल्के में ले लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं पूरी जिंदगी अनाथ ही रहा हूँ, मुझे इसकी आदत है। पता नहीं माता पिता ने क्यों छोड़ा, सच में वे अजनबी ही हैं। पिछले जन्म में एक औरत मुझे ढूंढ रही थी, पर मैंने सेरेना को नहीं छोड़ा और वापस जाने का मौका गंवा दिया। अनाथालय में पलते हुए मुझे परिवार की जरूरत बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। बातें और काम करते हुए समय का पता ही नहीं चला। फिर साथ लंच करते हैं। रात 9 बजे शिफ्ट खत्म होने पर एवी मुझे घर छोड़ती है और तभी सेरेना हमें देख लेती है। वह पत्थर सा चेहरा लिए गेट पर इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वह तिरस्कार से मुस्कुराई। आखिरकार अपनी छोटी गर्लफ्रेंड से खुद को अलग कर ही लिया, क्यों? उसके साथ ही घर क्यों नहीं चली गई? मुझे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, मैं उस आवाज को जानती हूँ। मेरा 10 साल पहले पुनर्जन्म हुआ है और मेरा दिल उसे भुलाने की कोशिश में है। वही वो औरत है जिससे मैंने इतना प्यार किया। मेरे हर हिस्से और मेरी हर कोशिका ने उससे प्यार किया था। अगर उसने पिछली जिंदगी में इतनी चोट न दी होती तो मैं उसे नहीं छोड़ती। वह मेरी मुक्ति थी, पर उसके दिए घाव सबसे गहरे थे। उसने उम्मीद देकर मुझे ऐसे अंधेरे में धकेला जो अनजाना था। मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है। उस दिन कॉल न उठाना, किसी और का बच्चा लिए होना, मुझसे प्यार न करना और बार बार अपमानित करना, पर वह अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अब भी वही हूं जिसे सब याद है, इसलिए हम एक नहीं हो सकते। मिस सू, कुछ चाहिए? बेझिझक कहें। मैं शांति से कहता हूं, मेरी दूरी शिष्टाचार निभाने जैसी है। सेरेना बगीचे की रेलिंग पर झुकी है। अब मैं उसे मिस सू बुला रहा हूं। पहले मैं 3 साल तक उसके पीछे पीछे घूमता और उसे सेरेना बुलाता था, पर अब अचानक सब बदल गया है। उसे यकीन था कि मैं उससे प्यार करता हूं। सेरेना को सीने में कुछ गिरता महसूस हुआ। पहली बार मुझे उस लड़की संग देख उसने ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि मैंने उसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए कितनी मेहनत की थी। मेरे दिल में कोई और कैसे होता, पर अब मेरी आंखों में उसे सिर्फ एक खामोशी दिखती है। पहले उसे बस एक बार पीछे देखना होता था और उसे मेरी आंखों में सब दिख जाता था। वह नकारा नहीं जा सकने वाली तड़प, वह शांत सी जरूरत। क्या आंटी वो सही थी? क्या लियम का प्यार खत्म हो गया? तभी वह उसका जन्मदिन, तोहफा और फोन करना सब भूलकर दूरी बना रहा है। अगर वह यहाँ इंतजार न करती तो क्या वह उसे हमेशा ऐसे ही टालता रहता? सेरेना जितना सोचती उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता। उसके सीने में एक अजीब सी जलन और घुटन होने लगती जो दब नहीं रही थी। वो दिन भर लिली के साथ थी, पर उसका ध्यान मुझ पर ही रहा। वह बार बार फोन देखती रही ताकि कोई संदेश न छूटे। वह 4 बजे ही घर लौट आई और तब से इंतजार में है। और उसे क्या मिला? वह सहज और आकर्षक दिखती है, पर उसकी आवाज का तीखापन वह छुपा नहीं पाती। ओह, अब तुम मुझे मिस सू बुलाते हो। हाई स्कूल में तो तुम मुझे सेरेना कहते थे। मैं उसकी बातों में नहीं आता और बिना सोचे एक कदम पीछे हटकर दूरी बना लेता हूं। मेरी आवाज शांत है। वो बचपन की बात थी, अब ऐसा नहीं होगा। और कुछ मिस सू, वरना मैं अंदर जा रहा हूं। मेरा पीछे हटना ही सेरेना को भड़का देता है। वह ठंडी हंसी हंसती है, अपनी भावनाओं को दबाते हुए। मिस सू, जाओ, मेरे लिए नूडल्स बनाओ, भूख लगी है। उसे मेरा पीछे हटना सहा नहीं गया। उसे बस बहाना चाहिए कि मैं थोड़ी देर और रुकूं, पर उसका घमंड उसे नरम नहीं होने देता, इसीलिए वह बेचैनी को आदेश में छिपा लेती है। मैं सिर हिलाकर रसोई की तरफ मुड़ता हूं। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उसके लिए 4 साल खाना बनाया था। मुझे ठीक ठीक पता था कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद। ना हरा प्याज, ना अदरक, ना सिरका, आम से एलर्जी है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता था और वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसके लिए मैं बस एक बेकार परछाई था जिसे समझना भी जरूरी नहीं था। पर ठीक है, जब मैं चला जाऊंगा तो वह मुझे आसानी से जाने देगी। 5 मिनट बाद मैं अंडा और हैम डले हुए गरम नूडल्स लेकर बाहर आता हूं। मैं उसे धीरे से उसके सामने रख देता हूं। मिस्सू, कृपया खा लीजिए, अब मैं सोने जा रहा हूं। सेरेना आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ती है। उसकी गर्माहट मुझे स्थिर कर देती है। तुम्हें क्या लगता है, कहाँ जा रहे हो? वह सख्ती से पूछती है। क्या तुम मुझे खुद ही कटोरी धोने के लिए छोड़ दोगे? असल में वो बस चाहती है कि मैं उसके पास थोड़ी देर और रुकूं, भले ही चुपचाप। वो खराब नूडल्स के लिए तैयार थी क्योंकि मैंने इसे पहली बार पकाया था। लेकिन जब वह नूडल्स खाती है तो उसके मुंह में एक अजीब सी गर्माहट भर जाती है जो आंटी वू के खाने जैसी है। वह पलकें झपकाती है और अचानक बोल पड़ती है, तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो। इन शब्दों के भीतर एक तारीफ छुपी है जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं होता। मैं मुस्कुराता हूं, पर आंखों में कड़वाहट है। पहले मैंने जो भी बनाया उसे खुश करने के लिए बनाया। मैं 10 बार बनाता और वो एक बार छक कर कह देती कि अच्छा नहीं है। असल में समस्या मेरे खाने में नहीं थी, वह बस कभी भी मेरी बनाई कोई चीज चाहती ही नहीं थी। और अब आखिरकार वह कहती है कि अच्छा है। क्या इसका कोई मतलब है? लेकिन जैसे ही मैं अपनी पिछली जिंदगी की हर बात याद करता हूँ, मेरा दिल उसी एहसास से भर जाता है जैसे हजारों छोटी सुइयां हर तरफ से चुभ रही हों। खाना हो गया? मैं जाकर हाथ धो लेता हूँ। मैं अपना हाथ पीछे खींच लेता हूँ। मेरी आवाज सपाट है। इतनी जल्दी में हो? सेरेना की उंगलियां चॉपस्टिक पर और कस जाती हैं। वह बस कुछ मिनट और चाहती है या कुछ शब्द और। मैं जवाब नहीं देता, बस नीचे देख फोन खोलकर स्क्रॉल करने लगता हूँ। सेरेना ने ऊपर देखा और मेरे चेहरे पर मुस्कान देख ली। इससे वह और भी चिढ़ गई। उसे इसे यहीं रोकना होगा। कल हम बीजिंग लौट रहे हैं। ग्रेजुएशन हो गया है और यूनिवर्सिटी भी वहीं है। सेरेना चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ गुस्सा दबाते हुए बिना किसी बहस के बोली। मैं हैरान हूं। पिछले जीवन में हम इस समय बीजिंग वापस नहीं गए थे। मैंने विरोध किया। क्या मैं रुकूं? मुझे काम है। आप और आंटी वू चलें। मेरी यूनिवर्सिटी बीजिंग से दूर है।
समझ नहीं आता उससे क्या हुआ। वह शांत रहती है, पर यह गुस्सा अजीब है। यह बहस नहीं है, तुम्हारी राय नहीं चलेगी। सेरेना की आवाज और ठंडी हुई। कुछ निपटाना हो तो बताओ, मैं संभाल लूंगी। नूडल्स खत्म करना अब नामुमकिन लगा। क्या लियाम उस लड़की की वजह से बीजिंग वापस जाने से इनकार कर रहा है? लेकिन आज मैं अपनी जगह पर डटा रहता हूँ। मिस सू, मैं खुद ग्रैंडपा सू से बात करूंगा, मैं यहीं रुक रहा हूँ। एक तेज चटक की आवाज आती है। सेरेना ने अपनी चॉपस्टिक्स जोर से मेज पर पटक दी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और झड़ से भरी है। लियाम, तुम्हारा तो बिना किसी औरत के काम ही नहीं चलता है ना? उसने कल ही इजहार किया था और आज तुम उसके बिना रह नहीं सकते। अपने पिछले जीवन में मैंने उससे इस तरह की बातें अनगिनत बार सुनी थी, लेकिन आज फिर से सुनकर भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। अंदर तक कुछ हिल जाता है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इस तरह अपमानित होना पड़ा? वह साफ तौर पर नूडल्स खत्म करने वाली नहीं है। मैं अपनी आंखों में चुभन को दबाता हूँ, चेहरा शांत रखता हूँ, चॉपस्टिक्स जमीन से उठाता हूँ, कटोरा लेता हूँ और रसोई की ओर बढ़ जाता हूँ। पानी का शोर इतना है कि मेरी आवाज दब जाती है। सेरेना को शब्द कहते ही पछतावा होता है। वह गुस्से और हार के डर में थी, इसलिए जो जुबान पर आया कह दिया। उन दोनों के बीच तनाव बहुत समय से तूफान की तरह जमा हो रहा था और आखिरकार आज रात वह टूट गया। यह सोचकर कि मैं किसी और के लिए जा रहा हूं, वह भड़क जाती है। वह माफी मांगना चाहती है, लेकिन मुझे बेपरवाह खड़ा देख वह कुछ कह नहीं पाती। 5 मिनट बीत जाते हैं, पानी रुक जाता है। उसे सही मौका नहीं मिला। मुझे कटोरा रखकर मुड़ते देख सेरेना झपट कर मेरी कलाई पकड़ लेती है। रुको, मैं उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाता हूँ और उससे पीठ फेर लेता हूँ। मेरी आवाज में हल्की सी कंपन है। मिस सू, मैं समझता हूँ आपको मेरा साथ पसंद नहीं, तो मैं दादाजी से बात कर लूंगा। अब हम दूर रहेंगे, यही बेहतर है। मैं मुड़ता नहीं। डर है कि मेरी लाल आंखें देख उसकी नजरों में मैं और गिर जाऊंगा। सेरेना की माफी गले में ही दम तोड़ देती है। वह मेरी जाती पीठ घूरती रहती है और उसका बोझ और बढ़ जाता है। वह ठंडे स्वर में बोली, लियम, अच्छा खेले, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह माफी मांगने ही वाली थी, पर मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए थी। उसका सीने का दर्द बढ़ गया। वह मुझे बिना पीछे मुड़े सीढ़ियां चढ़ते देखती रही और कुछ नहीं कहा। आंटी, वो दरवाजा बंद होने की आवाज सुन झट से बाहर आई और मुझे अकेले ऊपर जाते देखा। यंग मास्टर लियम, मिस सेरेना कहाँ है? क्या आप दोनों में झगड़ा हो गया? मैं सिर हिला देता हूँ। मेरी आवाज धीमी है। मेरा मिस सू से झगड़ने का क्या हक? आंटी वू, लिली को बुलाइए, शायद सेरेना उसी के पास गई हो। दादाजी सू ने आंटी वू को हमारी देखभाल के लिए भेजा था। 3 साल सब ठीक रहा, पर ग्रेजुएशन होते ही कुछ गड़बड़ लग रही है। उनकी उम्र में वह युवाओं की सोच को समझ भी नहीं सकती, लेकिन मिस सेरेना की सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देख आंटी वो और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती हैं। मालिक लियाम हमेशा सेरेना की परवाह करते थे, तो अब वो बिना कुछ कहे क्यों जा रहे हैं? आखिर चल क्या रहा है? मैं कमरे में आ गया। आज थकाऊ दिन नहीं था, पर सेरेना की बहस ने पस्त कर दिया। बस चलता तो अभी सुविला छोड़ देता। काश उस गर्मी में, जब मैंने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएशन किया था, मैं उसे बचाने के लिए उस नदी में न कूदा होता। हम कभी न मिलते तो ये दर्द न होता। मैं उस अनाथालय के बारे में सोचता हूँ जहां मैं बड़ा हुआ और एक ख्याल आता है, मुझे वहां वापस जाना चाहिए। डायरेक्टर माँ ने हमेशा मेरी बहुत अच्छी देखभाल की थी। अगली सुबह मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ। आंटी वू ने नाश्ता तैयार कर दिया है। मुझे जल्दी उठा देख वह हैरान है। यंग मास्टर लियम, गर्मी की छुट्टियां हैं, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं मेज पर बैठकर चुपचाप खाना खाने लगता हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी ही निकल जाऊंगा। आंटी वू, आपका खाना हर बार और भी स्वादिष्ट हो जाता है। धन्यवाद। आंटी वू मेरी तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं। तुम्हें पसंद आया, बस काफी है। तुम अक्सर नाश्ता छोड़ देते थे, मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं। तुम पहले ही दुबले हो। तुम जैसे हैंडसम नौजवान को कौन पसंद नहीं करेगा? वह रुकती है, फिर अपनी आवाज धीमी करके बड़बड़ाती हैं। बस मिस सेरेना है, हमेशा इतनी ठंडी रहती हैं, ज्यादा बात भी नहीं करती, और इन पिछले 2 दिनों में तो और भी बुरा हो गया है। जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती है। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब और नहीं झेल सकती। कल रात 11 बजे तक मैं उनके बारे में सुनने का इंतजार करती रही। मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं जब तुम हमेशा मिस सेरेना के साथ रहते थे। तब वो बहुत आसान थी। मैं सुनता हूँ, लेकिन जवाब नहीं देता। चुपचाप कांजी खत्म करता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही बस में बैठता हूँ, मेरा फोन बज उठता है। फोन मेरे होमरूम टीचर का है। लियम, मेरे पास छिंगबेई और हुआबेई यूनिवर्सिटी की तुम्हारी 2 एप्लीकेशंस हैं। आखिरी बार बता दो, किसे चुनना है? तुम्हारे नंबरों पर छिंगबेई ही सबसे बेहतरीन रहेगी। मेरी आवाज फोन के जरिए जाती है, स्थिर और शांत, लगभग दूर सी। सर, धन्यवाद। शायद फॉर्म भरते समय मुझसे गलती हो गई थी। मैंने एक अतिरिक्त कॉपी लगा दी होगी, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। मैं हुआबेई यूनिवर्सिटी ही चुनूंगा। कृपया छिंगबेई की एप्लीकेशन को फाड़ दीजिए। असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे होमरूम टीचर गर्मजोशी से हंसते हैं। अच्छा है, तुम्हें अपनी चाहत पता है लियम। भरोसा रखो, तुम जहां भी जाओगे चमकोगे। अभी काम है, यहीं रुकते हैं। मैं फोन काटकर खिड़की बाहर धुंधली सड़कें देख मुस्कुरा उठा। आखिरकार कुछ बदला है। अब बस सेरेना से दूर वहां जाना है जहां वह न हो, और वही बनूं जो मुझे बनना था। इसी बीच स्कूल ऑफिस में शिक्षक छात्र फाइलों को छांट रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। क्लास प्रेसिडेंट और अकादमिक प्रतिनिधि को मदद के लिए बुलाया गया है। मेरे होमरूम टीचर हैंग सुपान मेरी छिंगबेई यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन निकालते हैं और उसे क्लास प्रेसिडेंट को थमा देते हैं। से फाड़ दो। उसकी आवाज में सचमुच पछतावा है। कितनी प्रतिभा की बर्बादी है।
हमारी क्लास में 60 छात्र हैं और वही अकेला है जो इतनी दूर जा रहा है। क्लास प्रेसिडेंट का हाथ रुक जाता है। क्या लियम पहले सेरेना के बहुत करीब नहीं था? वह उसी स्कूल में उसके पीछे क्यों नहीं जा रहा? उसके भीतर कुछ हलचल मच जाती है। यह बहुत बड़ी बात है। क्लास में हर कोई जानता है कि लियम हमेशा से सेरेना की परछाई रहा है, पहले साल से लेकर तीसरे साल तक। लगातार 3 साल, दोनों लगभग अलग न होने वाले, और यह भी कि लियम को सेरेना पसंद है, ये पूरी स्कूल को पता है। अब लियम ने अपना आवेदन बदल दिया है और बीजिंग से दूर एक कॉलेज चुना है। अगर सेरेना को पता चला तो अंजाम बुरा होगा, पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। मैं जल्दी जाकर देर से घर लौटता हूं ताकि सेरेना से बच सकूं, और यह काम कर गया। हम एक बार भी आमने सामने नहीं आते। मुझे एक शांत सा सुकून महसूस होता है। सेरेना से लड़ना मुझे वैसे थका देता है जैसे और कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी अब तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे बीच लड़ने के लिए कुछ असली बचा हो। हमारे बीच अब कोई असली रिश्ता भी नहीं बचा है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि सेरेना जल्द ही बीजिंग लौट जाए ताकि हमारे बीच सच में दूरी आ सके। मेरी अगली छुट्टी पर मैंने पहले ही जे के साथ फिल्म देखने का प्लान बना लिया था। जब मैं जागता हूं तो लंबा खींचता हूं और बैठ जाता हूं। बाहर की धूप बेहद खूबसूरत है और मेरा मूड भी उसके साथ हल्का हो जाता है। आखिरकार एक दिन सिर्फ सांस लेने के लिए मैं बस पकड़कर शहर के सबसे बड़े बुक स्टोर जाता हूँ, परफ्यूमरी पर किताबें ढूंढने के लिए, ताकि पहले से तैयारी कर सकूं। कुछ मिल जाने के बाद मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाता हूँ और शांति से पढ़ने लगता हूँ। नरम रोशनी कांच से होकर मलमल की तरह गिरती है, मेरे चेहरे पर पड़ती है, जो पहले से ही नाजुक नैन नक्श वाला है, और उसे और भी आकर्षक बना देती है। मैं थोड़ा सा खिसकता हूँ ताकि रोशनी ठीक से पन्नों पर पड़े। उसकी चमकती आंखें शांत और सुंदर हैं। तभी एक लड़की बुक स्टोर में मुझे देख लेती है। वो फोन से चुपचाप फोटो खींचकर स्कूल ग्रुप में इस कैप्शन के साथ डालती है, मुझे मेरा वाला मिल गया। चैट पर धमाल मच गया और दोस्त कमेंट करने लगे, ओह वाह, ये तो सचमुच मेरा ड्रीम बॉय है। ये कौन है? ये कितना हैंडसम है, इसे अपना मान रही हूँ। लगता है प्यार हो गया। क्या किसी के पास इसका कांटेक्ट है? ये इतना अच्छा दिखता कैसे है? ये किस स्कूल से है? मैंने इसे पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? कोई तो क्लास में इसका नाम बता दो। मैं अभी उसी बुक स्टोर जा रही हूँ। मैसेज आ रहे हैं और किसी ने तो फोटो वॉलपेपर लगा ली है। बाहर लिली सेरेना को ड्राइविंग सिखा रही है। फोन बजने पर वह चैट खोलकर स्क्रॉल करती है। लियम की फोटो देख वह सीटी बजाती है और सेरेना के पास जाकर कहती है, सेरेना, ग्रुप चैट देखो, तुम्हें इसे संभालना चाहिए। सेरेना कोर्स खत्म कर पानी पीती है बिना परेशान हुए। मुझे क्या संभालना है, खुद ही देख लो। पिछले कुछ दिनों की उलझन मिटाने के लिए वो ड्राइविंग में व्यस्त हो गई और फिर से अपनी उसी पुरानी दूरी में लौट आई। जब लियम को परवाह नहीं तो वो क्यों सोचे? लिली मुस्कुराकर फोन बढ़ाते हुए बोली, मैं दखल नहीं देना चाहती। अगर मैंने खुद संभाला तो शायद तुम नाराज हो जाओगी, लेकिन सच कहूं तो मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि लियम कितना हैंडसम हो गया है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सेरेना उसे थप्पड़ जड़ देती है। जुबान संभाल कर बोलो। सेरेना का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसका नाम फिर कभी मत लेना। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। वह वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, एक और चक्कर के लिए तैयार। लिली, जो सेरेना को अच्छे से समझती है, चैट जोर से पढ़ती है। उसका नाम लियम है, हैंडसम है। मैं उसका नंबर लेने बुक स्टोर जा रही हूँ। मेरा ड्रीम बॉय बहुत ही शानदार है। बुक स्टोर है ना? मैं आ रही हूँ। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सेरेना अचानक रुक गई। उसने लिली का फोन लिया और मैसेज स्क्रॉल करने लगी जब तक उसे वो फोटो नहीं दिखी। मैंने बस एक साधारण नीली जैकेट और जीन्स पहनी है, लेकिन मुझ में एक ऐसी चमक है जो उसने पहले कभी नहीं देखी, जैसे मैं पहले से कहीं ज्यादा जिंदा हूँ। सच तो ये है कि मैं हमेशा से ऐसा ही दिखता था। मैं बस उसके पीछे सिर झुकाए हिचकिचाते हुए चलता था, इसलिए सबने मुझे नजरअंदाज कर दिया। सेरेना का चेहरा हर सेकंड और भी गंभीर होता जा रहा है। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगती हैं। वह ग्रुप चैट में एक मैसेज छोड़ती है जो किसी चेतावनी की तरह लगता है, सभी लोग, लियम की वह फोटो डिलीट कर दो अभी। यह उसकी निजता और छवि के अधिकार का उल्लंघन है। इसे डिलीट करो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, और मुझे तुम सब पर वकील भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चैट तुरंत ही शांत हो जाती है। सभी जानते हैं कि सेरेना सू बीजिंग के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक की बेटी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे वे उलझना चाहें। वह कभी भी एलुमनी ग्रुप चैट में ध्यान नहीं देती। यह पहली बार है जब उसने इसमें कुछ कहा है, और वह भी लियम की रक्षा के लिए। कुछ सेकंड बीतते हैं और कुछ शांत संदेश धीरे धीरे आ जाते हैं। ओह वाह, सेरेना तो कुछ और ही है। अभी मैं लियम बनना चाहता हूँ। सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई हो तो। कितनी बुरी बात है कि मैं लड़की हूँ, वरना मैं भी चाहती कि वो मेरी रक्षा करे। लिली यह सब एक तरफ से देख रही थी, अपनी हंसी मुश्किल से रोकते हुए। तुम्हें पता है, ये तो वाकई एक जबरदस्त पावर मूव था। अगर लियम को पता चला तो वह बहुत भावुक हो जाएगा। क्या हो अगर मैं चुपचाप उसे यह बात बता दूं? सेरेना मान जाती है तो लिली तुरंत जे से संपर्क कर उसे खबर देने को कहती है। जे गुस्से में मुझे ढूंढता है और कहता है, वो लड़कियां हद पार कर रही हैं। क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि तुम्हारे लिए यह कितना असहज है, तुम्हारी फोटो को ऐसे ग्रुप चैट में डालना? अगर सेरेना ने आवाज ना उठाई होती तो कौन जानता वह फोटो कहां पहुंच जाती। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मुझे घिन आती है। मैं हमेशा की तरह शांत रहते हुए बस एक और पन्ना पलट देता हूं। मैं जे की ओर टेबल पर एक बड़ी बबल टी सरका देता हूं। शांत हो जाओ, थोड़ी चाय पियो और खुद को शांत करो। जे एक लंबा घूंट लेता है, फिर बोलता रहता है, सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब जरूरत पड़ी सेरेना ने वाकई में साथ दिया। क्या उसे तुम पसंद हो? लगता है 3 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाई। बस करो, बस करो। मैं उसे सख्ती से टोकता हूं। वो कभी
इस जन्म में तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करने वाली। खुद को झूठी उम्मीद मत दिलाओ। मैं बहुत पहले ही हकीकत समझ चुका हूँ। उसका नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना लियम, लेकिन उसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। क्या तुम ऐसे ही रहोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? जे की त्योरियां चढ़ गईं। मैं मुस्कुराकर किताब बंद कर देता हूँ। 3 साल उसे चाहा, अब हिसाब बराबर। जे मुझे घूरता है। क्या तुमने सच में उसे भुला दिया है लियम? तुम बदल गए हो, तुम पहले से हल्के लग रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। मैं मुस्कुराता हूँ, किताब को अपने बैग में रखता हूँ। चलो, लगभग 10 बजे बजने वाले हैं, फिल्म शुरू होने वाली है। मैं ये परफ्यूमरी की किताब ले रहा हूँ। जे बाहर जाने लगता है, तभी लिली की आवाज आती है। जे, क्या इत्तेफाक है तुम यहाँ मिल गए? क्या तुम यहाँ अकेले हो? जे मुड़कर लिली और सेरेना को देखता है। उसे मेरी बात याद आती है। वह जानता है कि मैं सेरेना से नहीं मिलना चाहता, इसलिए वह झूठ बोलता है। हाँ, सिर्फ मैं ही हूं। क्या संयोग है, तुम भी किताबों के लिए आए हो? उसकी आवाज सख्त है, नजरें चुराते हुए। लिली भौहें उठाती है, अविश्वास के बावजूद वह चुप रहती है, बस मुस्कुराकर बोली, अच्छा, सच में? क्या मुझे आपको KFC खिलाने का सम्मान मिलेगा? सेरेना उसे यहां खींच लाई थी। उसका काम जे को मनाना और सेरेना को लियम से भिड़ाना था। जे घबरा रहा है। लियम काउंटर पर है। बाहर आते ही सेरेना को देख माहौल बिगड़ जाएगा। वह खुद को रोकते हुए बोला, नहीं, माफ करना, मैं एक फिल्म देखने जा रहा हूं। तुम दोनों तो जरूर व्यस्त होगे, मैं बीच में नहीं आना चाहूंगा। हम अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। लियम, वह प्रार्थना करता है, अभी बाहर मत आना। हम व्यस्त नहीं हैं। लिली तुरंत बीच में कूद पड़ती है, अनदेखा करते हुए कि उसे टाल दिया गया है। तुम फिल्म देखने जा रहे हो? हम भी फ्री हैं, चलो सब साथ चलते हैं। फिल्म के बाद हम KFC खा लेंगे और फिर दोपहर में ओशन पार्क जा सकते हैं, या अगर तुम्हें हिम्मत है तो हॉन्टेड हाउस भी जा सकते हैं। जे ने कभी किसी को इतना निडर नहीं देखा। वह झुंझलाकर बोला, कहाँ था ना, सही वक्त नहीं है, जो चाहो करो। लिली ने उसका मुंह बंद कर आवाज धीमी की, शिष्य, सारा खर्चा मैं देख लूंगी, तुम बस खाओ और मजे करो। ओशन पार्क की टिकट 699 युआन की है। तुम हमेशा से वहां जाना चाहते थे, पर पैसे की वजह से रुक जाते थे। ये सुनकर जे भावुक हो गया। मुफ्त सैर के लालच में उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम सच में ओशन पार्क की टिकट दिलाओगी? हाँ, बिल्कुल पक्का, सब मेरी तरफ से है। लिली सीने पर हाथ रखकर पूछती है, ओह, वैसे तुम्हारी फिल्म कब है? सीटें कौन सी हैं? अंदर मिलते हैं। इस तरह लियम को कुछ भी शक नहीं होगा। लिली ने जे को मना लिया। वह मान गया। ठीक है, हमने साढ़े 10 के शो के लिए मिडिल सेक्शन की 7 और 8 नंबर सीट ली है। पैसे देकर मैं बुक स्टोर से बाहर निकला, जहां जे प्रवेश द्वार पर खड़ा था। यहीं खड़े हो, अंदर नहीं दिखे, लगा तुम चले गए। वैसे कौन सी फिल्म है? क्या हम समय पर हैं? जे संभल कर मुझे भरोसा दिलाते हुए मुस्कुराया। सब ठीक है, बस एक परिचित मिल गया था। शो 10:30 का है, पॉपकॉर्न का भी समय है। हम थिएटर की ओर बढ़े, टिकट स्कैन कराए और अंदर चले गए। मैं टिकट से अपनी सीट ढूंढकर बैठता हूँ, तभी कोई बगल में बैठ जाता है। अंदर रोशनी कम है, मैं ध्यान से नहीं देखता कि वह कौन है। आज की फिल्म है क्लासिक ए चाइनीज ओडिसी। मैं तुरंत ही उसमें खो जाता हूँ। मैंने इसे कई बार देखा है, फिर भी यह मुझे हमेशा छू जाता है। ए चाइनीज ओडिसी में एक बार एक प्यार था, शुद्ध और सच्चा, जिसे कभी महत्व नहीं दिया गया, समझने से पहले ही खो गया। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं कहता, मैं तुम्हें 10,000 सालों तक प्यार करूंगा। वही डायलॉग जो मुझे हमेशा तोड़ देता है। दोबारा मौका मिलने पर भी मैं वापस नहीं जाता, अभी तो नहीं। आंसू चुपचाप गिरते रहे। क्रेडिट्स आने तक मैं उससे बाहर नहीं आ पाया और ध्यान ही नहीं दिया कि बगल में सेरेना थी। वह मुझे रोते हुए देखती रही। वो टिश्यू देना चाहती है, पर डरती है कि मैं दूर न हो जाऊं। वो कहना चाहती है कि मत रो, पर इस पल को तोड़ना नहीं चाहती। घंटों तक उसका ध्यान मुझ पर रहता है और उसे एहसास होता है कि मैं सच में रो रहा हूं। जब तक हम बाहर निकलते हैं, मैं आखिरकार खुद को संभाल लेता हूं। उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं उसमें पूरी तरह खो गया था। वो फिल्म मुझे बहुत छू जाती है। मैं ये थोड़ा अजीब ढंग से कहता हूं। जे इसे टाल देता है। कोई बात नहीं, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाने चलते हैं। मेरा मना करने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम जगह चुनो, मैं खिलाऊंगा। जे ने लिली से सब तय कर लिया है। वे KFC में मिलेंगे, खाना खाएंगे और फिर मैं ओशन पार्क जाऊंगा। जे मुझे पास के KFC ले गया। वहां बहुत भीड़ थी। तभी लिली ने हाथ हिलाया, क्या संयोग है, हम भी यहाँ हैं, साथ बैठोगे? मैं थोड़ी दूर सेरेना को देखकर कहता हूं, नहीं धन्यवाद। जे मुझे बेचारगी से देखता है। कब से मेरा KFC खाने का मन था। अगर तुम थिएटर में इतना समय न लगाते तो हम इस स्थिति में भी नहीं होते। कोई टेबल नहीं है और अब तुम मुझे यहाँ बैठने भी नहीं देना चाहते। तुम सच में मुझे सजा दे रहे हो। मेरे गले में ही शब्द अटक जाते हैं। मैं जबरन मुस्कुराता हूँ। असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे मुंह से बात निकली ही थी कि लिली मुझे सेरेना के सामने वाली सीट पर खींच लेती है। लंबी टांगें, फैलाने की जगह नहीं। वह KFC में पूरी तरह से अलग सी लग रही है। लिली और जे इधर उधर घूम रहे हैं, काउंटर तक जा रहे हैं, फिर एक बाल्टी फ्राइड चिकन और उसके बाद सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम लेकर लौटते हैं। लिली सोच रही है, आखिर उसे इससे मिल क्या रहा है। वही परेशान है, सब संभाल रही है, वो भी उनके लिए। टेबल पर खाना आते ही मैंने बस एक बर्गर और कोला लिया। इतना सब है, रुक क्यों गए? लिली ने खाते हुए पूछा। भूख नहीं है, मैंने कहा। सामने इतना खाते देख कौन खा सकता है? वो सबको अपनी ओर खींच रही थी। आगे क्या प्लान है? लिली ने पूछा। जे सामान्य बनते हुए बोला, दोपहर ओशन पार्क जाने का सोचा है।
पफर फिश देखने जाएंगे, क्या तुम दोनों भी साथ चलना चाहोगे? मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाता हूँ। पहले से ही जानता हूँ कि सेरेना हमारे साथ ओशन पार्क जाने वाली नहीं है। वह जरूर कुछ ऐसा कहेगी। वो जगह तो बहुत बोरिंग लगती है और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लिली सिर हिलाती है। हाँ, हम कभी नहीं गए। ये तो बढ़िया है। वो सेरेना को कोहनी मारकर कहती है ना? कुछ बोलो। चलोगी? सेरेना यहाँ बिल्कुल बेमेल लगती है। वो केएफसी में खाने वाली नहीं लगती। वो नजाकत से हाथ पोंछती है। ठीक है, क्यों नहीं, कुछ और बेहतर है नहीं? बड़ी उत्साहित हो, फिर कोशिश क्यों? मैं जे की ओर देखता हूँ। असल में शायद हमें इसे टाल देना चाहिए। आज मेरे लिए कुछ काम आ गया है। जे मुझे घूरते हुए बोला, क्या तुम दोस्त हो? मैं सालों से ओशन पार्क जाना चाहता हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? अगला मौका कब मिलेगा? मैं ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं कर सकता ताकि सपना पूरा हो। मुझे लगता है हम जल्द अलग होंगे। मैं सिर हिलाता हूँ। ठीक है, चलो। सेरेना और लिली को इसके काम करने की उम्मीद नहीं थी। सेरेना को मनचाही चीज मिल गई, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वह मेरे जे के प्रति व्यवहार से जलती है। पहले मैं उसके साथ भी ऐसा ही था, पर आज मैंने उससे एक शब्द नहीं कहा, न ही उसकी तरफ देखा। ओशन पार्क शहर के बाहर है, इसलिए लिली हमें वहां छोड़ देती है। जे स्थिति देख अगली सीट पर बैठ जाता है। मैं पीछे सेरेना के बगल में बैठ जाती हूँ। हम पहले हमेशा साथ में राइड शेयर किया करते थे। अब यह अजीब, लगभग अवास्तविक सा लगता है कि हम एक साथ ओशन पार्क जा रहे हैं। असल में सेरेना शू कौन है? क्या वह ऐसी इंसान है जो बोरियत में ओशन पार्क चली जाती है? उसका शेड्यूल पूरी तरह भरा रहता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसने मुझे कभी 1 घंटा भी नहीं दिया। अब समझी, ऐसा नहीं था कि उसके पास समय नहीं था, उसके पास मेरे लिए समय नहीं था। मैं खिड़की बाहर देखते हुए सोचों में खोई हूं। लिली तनाव महसूस कर बात शुरू करती है। लियम, तुम्हें कहीं देखा नहीं। तुम क्या कर रहे थे? मैं वर्तमान में लौटती हूँ और मुस्कुराती हूँ। बबल टी शॉप में काम कर रहा हूँ। ब्रेक लंबा है, कुछ न कुछ तो करना ही है। लिली को यह उम्मीद नहीं थी। क्या यह काम मुश्किल है? अगर पैसे कमाने हैं तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली कंपनी में रख सकती हूँ। ऑफिस का काम है, अच्छी सैलरी, मेहनत कम और बढ़िया डेस्क जॉब है। मैं सिर हिलाती हूँ। शुक्रिया, पर मैं जहां हूं वहीं खुश हूं। अगली बार वहां तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊंगी। लिली मुस्कुराकर मान लेती है, पर सोचती है कि काश बात ना छेड़ी होती। जे पूछता है, लियम, अगली छुट्टी कब है? क्या प्लान है? मैं सच में जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन चुप्पी और भी बुरी लगती है। शायद 1 हफ्ते में। कुछ प्लान नहीं है। ये सच नहीं है। मुझे अनाथालय जाकर डायरेक्टर मॉम और बच्चों से मिलना है, पर मैं अकेले जाना चाहता हूँ। ओशन पार्क पहुंचते ही हम कार से उतरे। लिली ने ऑनलाइन ग्रुप टिकट खरीदे थे। वह बोली, ये सस्ता है, हम क्लासमेट्स हैं, औपचारिकता मत करो। वह मुझसे बात कर रही थी, क्योंकि बाकी दोनों कभी औपचारिकता नहीं दिखाते। फिर भी मैं उसे 699 युआन भेज देता हूँ। हम इतने करीब नहीं हैं कि मैं मुफ्त में कुछ ले लूं। खर्च अखरता है, पर जे के साथ समय कम है। मेरे जाने पर उसे छिंगबई न जाने का पता चलेगा और शायद वह नाराज हो। सोचा नहीं था सेरेना संग फिर ऐसा दिन बिताऊंगा। शायद ये उस कमी को पूरा करता है जो हमें पिछले जन्म में नहीं मिली। जे तुरंत ही वहां के समुद्री जीवों से आकर्षित होकर मुझसे बार बार फोटो खिंचवाता है। लिली फोटोग्राफर बन जाती है और हमें एक ही फ्रेम में लाने के मौके ढूंढती है। आखिरकार मैं सेरेना के साथ फोटो ले लेता हूँ। लिली को गर्व है कि उसने उस ग्रेजुएशन फोटो की भरपाई कर दी जो कभी नहीं हो पाई थी। हमने एक अजनबी से ग्रुप फोटो खिंचवाई। जे और मैं ढेर सारी फोटो लेकर निकले। काम खत्म करते करते शाम के 6 बज गए। हम चारों ओशन पार्क से बाहर निकलते हैं। लिली कहती है, देर हो गई है, सबको भूख भी लगी है और थक भी गए हैं। चलो पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मैं सबको घर छोड़ दूंगी। सेरेना को कोई आपत्ति नहीं है। लिली जो भी सुझाव देती है वह मान जाती है। मैं थोड़ा हैरान हूँ, महान मिस्सू कब इतनी सहज हो गई। ये दोनों हाथ उठाता है। मैं तो बहुत भूखा हूँ, अभी तो मैं एक हाथी भी खा सकता हूँ। मुझे आपत्ति नहीं है, हम दिन भर साथ रहे हैं, मना करना अजीब होगा। लिली अपने जाने पहचाने रेस्टोरेंट ले जाती है। यहाँ का लॉबस्टर कमाल है, आज रात तुम्हें खास ट्रीट मिलेगी। खाने पीने में लिली माहिर है। वह 50 पाउंड लॉबस्टर और 10 पाउंड बीफ ऑर्डर करती है। जो चाहिए मंगा लो, कोई परहेज हो तो बता देना। लिली सबको सहज महसूस कराती है। मैं कंधे उचका देता हूँ। कोई शिकायत नहीं है। सेरेना तीखा खाना नहीं खाती और उसे लॉबस्टर छीलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये मेरी चिंता नहीं है, लेकिन लिली की पसंद मुझे पूरी तरह से झंझती है और खाना भी जल्दी आ जाता है। अब तक मुझे भी भूख लगाई है तो मैं अपने प्लेट पर ध्यान देता हूँ और सेरेना की तरफ एक नजर भी नहीं डालता। वह अपने सामने रखे लॉबस्टर को घूरती है, साफ तौर पर चिढ़ी हुई। शायद सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कि उसकी आंखों के पीछे असल में क्या है, वो शांत झुंझलाहट। सौभाग्य से लिली ने और भी कई व्यंजन मंगवाए हैं, तो सेरेना के पास खाने के लिए कुछ है, लेकिन यहाँ लगभग हर चीज तीखी और भारी है। हर डिश में लहसुन, प्याज और धनिया भरा हुआ है। पहले मैं वेटर को ठीक ठीक बता देता था कि सेरेना को क्या पसंद है, लेकिन अब नहीं। वो तो अपना मुंह भी नहीं खोलती, तो मैं क्यों परेशान हूँ। चारों लोग खाने के लिए बैठते हैं और सेरेना ही एकमात्र है जिसके चेहरे पर ठंडापन है। बाकी तीनों खाने का आनंद लेते हैं। वापसी में वे जे को छोड़कर जाते हैं। अब मैं और सेरेना ही बचे हैं। इतने समय में पहली बार सेरेना मेरे साथ घर तक पैदल आई। लिली के अकेले जाने के बाद मैं आगे चलता हूँ और सेरेना पीछे विला में आती है। तुम पार्ट टाइम नौकरी क्यों कर रही हो? पैसे चाहिए थे तो बताया क्यों नहीं? दिन भर में उसने यह पहली बात कही। मैं रुककर उसे देखता हूँ। बात पैसों की नहीं है, मैं कहता हूँ, मैं बस असली जिंदगी जीना चाहता हूँ।
तुम कभी नहीं समझी कि मैं कैसे जीता हूं। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हैं। नौकरी छोड़ दो, सेरेना ने एहसान जताते हुए कहा। अगर काम करना है तो मैं इंतजाम कर दूंगी। मैंने सिर हिलाया। शुक्रिया मिस्सू, पर मुझे यही नौकरी पसंद है। मैं ऊपर मुड़ा। थक गया हूं, शुभ रात्रि। सेरेना मुझे जाते हुए देखती है। उसकी भौहें तन जाती हैं। वह हैरान है कि मैं उसकी बात क्यों नहीं मान रहा। तभी दादाजी सू का फोन आता है और उसकी आवाज तुरंत नरम हो जाती है। दादाजी, आप अभी तक जागे हैं? वह हंसते हुए कहते हैं, अभी दवा ली है, पर तुम्हें देखे बहुत समय हो गया है। ग्रेजुएशन की छुट्टियों में भी अपने बूढ़े दादाजी से मिलने नहीं आ सकती? सेरेना मेरे पास रहना चाहती थी, इसलिए नहीं गई। वह कहती है, दादाजी, मैं ड्राइविंग सीख रही हूं। जैसे ही लाइसेंस बन जाएगा, लिली और मैं आपसे मिलने आएंगे। दादाजी सू का लहजा बदल जाता है। असल में मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अब तुम बड़ी हो गई हो। अब जब तुम सुपरिवार की उत्तराधिकारी हो तो तुम्हारी परीक्षाएं शुरू करने का समय है। सेरेना इसे टाल नहीं सकती। वह सीधी होकर बैठती है। मैं कल आऊंगी दादाजी। दादाजी संतुष्ट हुए। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो झिझकी। दादाजी, लियाम यहां रहना चाहता है, सेरेना धीरे से बोली, मेरे साथ की उम्मीद में। दादाजी ने आह भरी। सेरेना, लियाम सुपरिवार से नहीं है। वह कहां जाएगा ये पूरी तरह उसी पर निर्भर करता है। उसके तैयार होने तक दादाजी सिर्फ बुलाकर कह सकते हैं। दादाजी सु सब भांप लेते हैं कि वे पहले कितने करीब थे। सेरेना अचानक बोलती है, दादाजी, क्या वह मेरे साथ चल सकती है? दादाजी कहते हैं, ठीक है, मैं फोन करके पूछता हूं। मैं तुम्हें बता दूंगा। कुछ ही पलों में दादाजी सू का वीडियो कॉल आता है। मैं डेस्क पर बैठे हुए जवाब देता हूं। नमस्ते दादाजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? वह गर्मजोशी से हंसते हैं। अभी अभी दवा ली है, जल्दी ही सोने जा रहा हूं। इन दिनों सब कैसा चल रहा है? तुम और सेरेना कैसे रह रहे हो? कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं सिर हिलाता हूं। हम ठीक हैं दादाजी, यहाँ सब कुछ अच्छा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दादाजी सू विषय बदलते हैं। तो कॉलेज के आवेदन कैसे गए? क्या तुम सेरेना के साथ उसी स्कूल में दाखिल हुए? मैं रुककर ईमानदारी से बोला, दादाजी सू, मैंने मिस सू वाले स्कूल में आवेदन नहीं किया था। मैं समझता हूं आपने मुझे अनाथालय से सू परिवार क्यों लाया था, ताकि मैं सेरेना के बड़े होने तक उसके साथ रहूं। पति न सही तो उसके सबसे करीबी साथी बनकर। मैं अनाथ था, मेरा कोई न था। आपने सब कुछ दिया, आभारी हूं, पर गलतियां मेरी पिछली जिंदगी से शुरू हुई। उस रात जब हमने शराब पी थी तो मैं और वह एक सीमा पार कर गए थे। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मेरा चलने वाला रास्ता ही बदल गया। मैंने इतने सालों तक बहुत मेहनत की और आखिर में मैं सिर्फ एक गृहस्थ पति बनकर रह गया। 6 साल की शादी और दिखाने के लिए एक भी बच्चा नहीं। आखिरकार मेरी पूरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई थी। स्वर्ग ने मुझे दूसरा मौका दिया है। इस बार चुनाव मेरा होगा। सब देख चुके दादाजी सू भी मेरी बातों से हैरान रह गए। लंबी चुप्पी के बाद वे बोले, लियम, क्या तुमने मन बना लिया है? क्या तुम्हें यकीन है? फैसला बदलने में देर नहीं हुई है। मेरी आवाज स्थिर है पर संकल्प अडिग। दादाजी सू, मेरा फैसला पक्का है। सू बहुत प्रतिभाशाली हैं। उन्हें मेरी जरूरत नहीं। पिछले 3 साल सू परिवार ने जो किया उसके लिए शुक्रिया। कल से ही मैं नया ठिकाना ढूंढ लूंगा। लंबी चुप्पी छा जाती है। फिर दादाजी सू धीरे धीरे बोलते हैं, लियम, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। सू परिवार का पुराना घर हमेशा वहीं रहेगा। वह जगह हमेशा तुम्हारा घर रहेगी। सेरेना की चिंता मत करो, मैं कल उसे अपने पास बुला लूंगा ताकि वह तुम्हारे रास्ते में ना आए। लेकिन अगर तुम दोनों के बीच कुछ अनकहा रह गया है तो उसे कह दो। पछतावे के साथ चीजें अधूरी मत छोड़ो। मैं भावुक हो गया। सच तो यह है कि मैं हमेशा से अपना घर चाहता था। पहले सेरेना ही मेरा घर थी, पर इन 3 सालों में यह जगह मेरा घर बन गई। धन्यवाद दादाजी सू। मेरा मन बन चुका है। स्कूल अगले महीने शुरू होगा। मैं महीने के आखिर में चला जाऊंगा। शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दादाजी सू सब कुछ पूरी तरह समझते हैं। जितना मैं झुकता हूं उतना ही सू परिवार से नाता तोड़ने का मन करता है। सेरेना की जबरदस्ती वाली बात याद आती है और अब दादाजी भी नहीं जानते कि यह वरदान है या श्राप। कॉल खत्म होते ही दिल का बोझ हल्का हो गया। अब सब सामने आ गया है, खासकर दादाजी सू के, जिन्होंने मुझे संभाला। अब जाना आसान होगा। स्कूल असल में अगले महीने की शुरुआत में शुरू नहीं होता, लेकिन मैं जल्दी जाकर वहां बस सकती हूँ। आखिरकार मैं अकेले रहने की आदी हूँ। अगली ही सुबह मैं ऐसे ही बबल टी शॉप में अपनी शिफ्ट पर जाती हूँ जैसे कुछ बदला ही ना हो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज ही सेरेना सू परिवार की गुप्त ट्रेनिंग के लिए रवाना हो रही है। जब सेरेना को लगा कि मैं नहीं आ रही और कोई रास्ता नहीं है तो उसने ड्राइवर को मेरी दुकान पर रुकने को कहा। दूर से वह मुझे ग्राहकों को आसानी से संभालते हुए देखती है, मुस्कुराते हुए जब मैं एक के बाद एक कप देती हूँ। लेकिन मेरे साथ काम करने वाली लड़की को सेरेना बिल्कुल भी देख नहीं सकती। वह तुरंत लिली को फोन करती है और कहती है कि शेड्यूल बदल दो ताकि मैं उस लड़की के साथ काम न करूं। वह तो यहां तक कह देती है कि मेरे साथ सिर्फ पुरुष सहकर्मियों को ही जोड़ा जाए। लिली फोन पर जोर से हंस पड़ती है। तुम इतना भी नहीं संभाल सकती? तुम्हें लियम पसंद है? सेरेना झुंझलाकर बोली। बकवास बंद करो, और फोन काट दिया। पर वह मन ही मन उसका फैसला मान चुकी थी। शाम को मुझे पता चला सेरेना चली गई है। 10 दिन बाद पहली तनख्वाह मिलते ही मैंने अपना सामान एक छोटे सूटकेस में समेटा। अगले दिन कुछ तोहफे लेकर मैं अनाथालय गया। डायरेक्टर माँ से लंबी बात करने के बाद मैंने उन्हें अलविदा कहा। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ।
मैं कल जा रहा हूँ। शायद मैं अब बच्चों से मिलने उतनी बार वापस नहीं आ पाऊंगा। वो मुझे जाते हुए देखना नहीं चाहती, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत गर्व भी है। वो बार बार कहती हैं, अपना ख्याल रखना वहां। ऐसा इंसान बनना जो दुनिया को कुछ लौटाए। मैं पूरी ईमानदारी से सिर हिलाता हूँ। धन्यवाद, मैं जरूर करूंगा। उसी दिन मैं अपनी ट्रेन की टिकट खरीदता हूँ। 12वें दिन हुआबे यूनिवर्सिटी से स्वीकृति पत्र सु परिवार के विला पर पहुंचता है। 13वें दिन की सुबह मैं जे से कहता हूँ कि मेरे साथ एक फिल्म देखने चले। उसे नहीं पता कि यह मेरा अलविदा कहने का तरीका है। दोपहर 3 बजे मैं अपना सूटकेस उठाता हूँ और शहर से बाहर जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताता, चुपचाप चला जाता हूँ। इस शहर को मेरी कमी महसूस नहीं होगी। एक और हो या एक कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी की जिंदगी पहले की तरह ही चलती रहती है। मेरा जाना किसी के लिए कुछ नहीं बदलता। मैं खिड़की के पास बैठकर उस शहर को देखता हूँ जिसमें मैंने 18 साल बिताए हैं, जो धीरे धीरे मेरी नजरों से ओझल होता जा रहा है। राजधानी, सु परिवार का विला, वह इंसान जिसके बारे में मैं सोच नहीं पाता लेकिन जिसे छोड़ना भी चाहता हूँ, ये सब कुछ मेरे पीछे छूटता जा रहा है। इसी बीच सेरेना पुराने एस्टेट में सु कॉर्पोरेशन के कामकाज संभाल रही है। वह हमेशा इसके लिए तैयार रही है। सु परिवार की उत्तराधिकारी होने के नाते उसे कभी न कहने की आजादी नहीं मिली। प्रशिक्षण के दौरान उसका फोन जब्त कर लिया जाता है। उसे बाहर क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। फिर एक दिन उसका प्रशिक्षक उसे फोन वापस कर देता है। आज आराम करो, इसके बाद 2 हफ्ते और कड़ा प्रशिक्षण होगा। जाओ, अपनी ऊर्जा वापस पाओ। मैं देखना चाहता हूं कि आगे तुम मुझे क्या दिखाओगी। तुम सु परिवार की अब तक की सबसे बेहतरीन उत्तराधिकारी बनोगी। सेरेना फोन लेती है। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत रहता है। वह बस सिर हिलाती है। जैसे ही उसका फोन चालू होता है, क्लास ग्रुप चैट में हलचल मच जाती है। ये क्लास प्रेसिडेंट का कल भेजा गया संदेश है। कल मेरा जन्मदिन है। चूंकि सब लोग पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, तो चलो इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि आखिरी बार सब मिल लें। हर किसी को आना ही होगा। जवाब आने लगते हैं। चैट में कोई पूछता है, क्या लियाम आएगा? सेरेना मेरे बारे में सोचती है, शांत और साथ रहने वाला, और उसके सीने में दर्द उठता है। पूरा महीना बिना खबर के। क्या वह उसे याद भी करता है? ऐसी किसी भी घटना को लियाम कभी मिस नहीं करता। विदाई डिनर में उसने एक गाना भी गाया था और वह गाना आज भी उसके फोन में सेव है। मुझे फिर से देखने का ख्याल उसे एक अजीब, बेचैन कर देने वाली उत्सुकता से भर देता है। वह जल्दी से नहाती है, एक लाल ड्रेस चुनती है और आईने में खुद को देखती है। उसे याद आता है कि मुझे हमेशा वह इस ड्रेस में पसंद आती है। तैयार होने के बाद सेरेना जल्दी से दादाजी सु से अलविदा कहने जाती है, फिर शहर की ओर निकल पड़ती है। वह अपनी उत्सुकता में इतनी खोई हुई है कि उसे यह भी नहीं दिखता कि दादाजी सु अपना मुंह खोलते हैं और फिर खुद को रोक लेते हैं। यह एहसास, यह हलचल भरी उत्सुक प्रतीक्षा उसने बहुत लंबे समय बाद महसूस की है। इस समय उसके मेरे लिए जज्बात बिल्कुल साफ हैं। उसमें चाहत है, उत्साह है और इन सब के नीचे हल्की सी घबराहट भी है। सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और फिर भी वह ये सब महसूस कर रही है। अब वह बस मुझे जल्द से जल्द देखना चाहती है। राजधानी से शहर तक की ड्राइव 4 घंटे की है। जब वह शहर पहुंचती है तब तक शाम के 6 बज चुके होते हैं। लिली जंक्शन पर इंतजार कर रही है और मिलते ही उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखती है। 1 महीना अलग रहे और तुम पहले ही बदल गई हो। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। सिर्फ लिली ही उसे चिढ़ा सकती है। तुमने सच में अच्छे कपड़े पहने हैं। ये तो कम है, क्या मेरे लिए इतनी सुंदर बनी हो? सेरेना उसे चपत लगाती है। बस गाड़ी चलाओ। लिली हंसते हुए गाड़ी चलाती है। तुम बस किसी खास को देखने के लिए बेताब हो? कुछ मिनट और रुक जाओ, कोई बात नहीं। क्लास प्रेसिडेंट ने कहा है कि सब आ रहे हैं। वो सबकी कितनी पसंदीदा है। लियम तो जरूर वहां होगा। सेरेना बाहर धुंधले नजारों को देख रही है। उसका दिल भावनाओं में उलझा है। 1 महीना अलग रहना, मिलने के बाद पहली बार इतनी लंबी जुदाई थी। 3 साल तक मैं उसकी परछाई बनी रही। उसे लगा वो मुझसे चिढ़ती है, पर आज वो मिलने को बेताब है। जब वे पहुंची, अधिकतर सहपाठी रूम में थे और माहौल जोशीला था। लिली और सेरेना की एंट्री सबका ध्यान खींच लेती है। सबको लगा था कि वे नहीं आएंगी। आखिरकार मैं यहां नहीं हूं। सबके लिए हम तीनों साथ रहे हैं। मैं सेरेना के साथ रहती थी। लिली, सेरेना, लगा तुम नहीं आओगी। तुम लोग लेट हो। हमने 6 बजे कहा था और अब 6:30 हो चुके हैं। चलो पहले पेनल्टी ड्रिंक, लिली का करीबी दोस्त बोला। लिली बिना कहे एक बार में पी गई। फिर वो धीरे से सेरेना से बोला, मिस सु, आपके लिए। आज सेरेना खुश है। वह बिना झिझक गिलास एक बार में पी गई। उसे सहज देख कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता और सब तुरंत उसके लिए जगह बना देते हैं। पूरा कमरा ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन सेरेना की नजरें धीरे धीरे पूरे कमरे में घूमती हैं। वह जिसे खोज रही है नहीं मिला। फिर उसकी नजर कोने में जे पर टिकी। जे मेरा खास दोस्त है। अगर वह यहां है तो मैं भी यहीं हूंगा। पर जे अकेला बैठा चुपचाप पी रहा है, जैसे पार्टी किसी और दुनिया की हो। लिली ने उसे देखकर उसके पास वाली सीट पर बैठकर उसके हाथ से बोतल छीन ली। क्या चल रहा है? तुम अकेले क्यों पी रहे हो? जब से वे चारों ओशन पार्क में एक साथ फिल्म देखने गए थे, तब से ये दोनों काफी करीब आ गए हैं। जे ज्यादा पीने वाला नहीं है और पहले ही आधी बोतल पी चुका है। उसका सिर घूम रहा है। ओह, तुम हो लिली। मैं बोरियत में नहीं पी रहा हूँ। मैं इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हें पता है क्या, लियम स्कूल चला गया। वह बिना मुझे बताए ही चला गया। वफादारी का यही हाल है। क्या उसे उस दिन का पता चल गया? क्या वह मुझसे नाराज है? उसकी आंखें भर आती हैं। वह किस स्कूल गया पता है? पता है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं। वह एक घूंट लेकर बोला, इसका स्वाद बहुत खराब है। पता नहीं लोग इसे कैसे पीते हैं। लिली सन्न रह गई। उसने बोतल छीनकर झुंझलाते हुए कहा, जे बस करो।
होश में आओ, तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो, इसका क्या मतलब है? ये मुमकिन नहीं जो मैं सोच रही। वह बगल में बैठी भावहीन सेरेना को देखती है। अभी सेरेना खुश थी, पर अब माहौल बर्फ सा ठंडा है। बेपरवाह जे मेज पर गिरकर बेहोश हो गया। लिली उसे झकझोरते हुए बोली, जे, ये सोने का समय नहीं है। जागो और मुझे जवाब दो। वह इतना शोर मचाती है कि सब उसे देखने लगते हैं। क्लास प्रेसिडेंट पास आकर बोला, तुम लियम को ढूंढ रही हो? वह आज यहाँ नहीं है। 2 हफ्ते पहले गया था, शायद यूनिवर्सिटी के लिए। उसने ग्रुप चैट भी छोड़ दी थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। प्रेसिडेंट जानता है कि मैंने हुआबे यूनिवर्सिटी चुनी है, पर मेरे मना करने पर वो चुप रहता है। उसके बोलते ही कमरा शांत हो गया। लिली सेरेना को देख भी नहीं पा रही। वो समझ गई कि हालात खराब हैं। रुको, लियम ने छिंगबे यूनिवर्सिटी भरी थी, हमने आवेदन भी किया था, तो वो और कहाँ जा सकता है? क्लास प्रेसिडेंट पल भर सोचता है। शायद वो बाद में होमरूम टीचर के पास गया होगा आवेदन बदलवाने। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सच तो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद लियम से मेरी बात नहीं हुई। सेरेना के लिए मैं अब अजनबी हूं। सेरेना कमरा देखती है, मेरी कोई निशानी नहीं। वो तुरंत बाहर निकल जाती है। उसका दिल टूट चुका है। वो चला गया और उसे नहीं चाहता था। उसने खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया। सेरेना, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? लिली पीछे दौड़ती है। सेरेना टैक्सी रोककर सीधे सू विला जाती है। 20 मिनट बाद वो उतरी। विला में अंधेरा है। वो अंदर कदम रखती है, एक उम्मीद के साथ। लिविंग रूम साफ है। क्या मैं अब भी यहां हो सकता हूं? लियम, क्या तुम यहां हो? खामोशी। सेरेना हार नहीं मानती। वह सीढ़ियां चढ़कर मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है। वह थोड़ी देर झिझकती है, फिर दरवाजा खोल देती है। कमरे में अब भी मेरी मौजूदगी की हल्की सी झलक बाकी है, लेकिन मैं जा चुका हूं। उस पर एक अजीब सी खालीपन की लहर छा जाती है। वह शेल्फ जहां मैं अपनी किताबें रखता था, पूरी तरह खाली है। हर वो किताब जिसे मैंने अनगिनत बार पलटा था, गायब है। यहाँ तक कि वे नोटबुक्स भी, जिन्हें मैं इधर उधर छोड़ देता था, अब गायब हो चुकी हैं। मेरी हर निशानी मिटा दी गई है, जैसे मैंने यहाँ कभी रहा ही नहीं। एक भी निशान बाकी नहीं छोड़ा गया। सेरेना बिस्तर पर बैठकर मुझे फोन करती है। एक रोबोटिक आवाज कहती है, माफ कीजिए, आपका डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। वह रुकती नहीं है। वह बार बार कॉल करती है। हर बार वही रिकॉर्डेड संदेश सुनाई देता है। वह वीचैट पर वीडियो कॉल करने की कोशिश करती है। एक लाल विस्मय बोधक चिन्ह दिखाई देता है। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। लियम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह खुद से बुदबुदाती है। वे एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। उसने ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया है। उसने तो उसे अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। वह तो अभी तक अपनी ही भावनाओं को नहीं समझ पाई, और वह इतनी दूर चला गया। क्या वह सच में सोचता है कि उसके बिना मैं जी नहीं सकती? मूर्खता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके साथ रहना चाहेंगे। वह तो यहाँ सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे उस पर दया आ गई थी। एक अनाथ, वैसे भी ऐसे किसी की परवाह कौन करता है? ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगी। लियम, जैसी तुम्हारी मर्जी। सेरेना उस कमरे से बाहर निकल जाती है जिसमें कभी मेरी जिंदगी थी। लिली नीचे इंतजार कर रही थी। सेरेना के चेहरे को देखते ही लिली संभल कर बोलती है, सेरेना, तुम ठीक हो? लियम कहाँ है? उसे ढूंढे। सेरेना ने उसे ठंडी नजरों से देखा। मुझे राजधानी ले चलो, उसका नाम फिर कभी मत लेना। अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लिली को पता है दबाव डालना बेकार है। वह कार लेकर निकल गई। चाहो तो रुको या घर जाओ, तुम्हारी मर्जी, कहकर सेरेना सीधे दादाजी शू के पास चली गई। लिली का परिवार राजधानी का है। उसने सेरेना के साथ शहर में पढ़ाई करने का फैसला किया था। सेरेना वहां सबसे पहले इसलिए गई थी क्योंकि मिडिल स्कूल के समय उसका अपहरण हो गया था। इत्तेफाक से मैंने ही उसे बचाया, पर चोटों की वजह से उसे तेज बुखार हुआ और वो सब कुछ भूल गई। इसलिए वो मुझे बस वही मानती रही जिसे दादाजी शू ने अपने पास रखा था। उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए उसे उसी शहर में हाई स्कूल में रखा, लेकिन पूरी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। सेरेना को वहां रखना सच में उसकी सुरक्षा के लिए था। सेरेना दस्तक देती है और दादाजी शू के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करती है। वे कागज नीचे रखकर शांति से बोले, तो तुम्हें पता चल गया? सेरेना ने सिर हिलाया। दादाजी, क्या आप कुछ छुपा रहे थे? दादाजी शू ने लंबी सांस ली। सेरेना, बस इतना जान लो कि लियम का हम पर कोई कर्ज नहीं है। वह अपनी मर्जी से आता जाता है, उसे ढूंढने मत जाना। सेरेना बोली, दादाजी, क्या आपको उसके जाने का पता था? उसने इसकी योजना कब बनानी शुरू की थी? तुम्हारे शहर छोड़ते ही उसने बताया कि उसने दूसरे स्कूल में अप्लाई किया है। वह साफ था कि वह जाना चाहता है और मुझे उसे रोकने से मना किया। लियम एक अच्छा लड़का है, अगर किस्मत में नहीं है तो उसे जाने दो। सेरेना का जवाब असामान्य रूप से शांत है। ठीक है दादाजी, मैं समझ गई, चिंता मत कीजिए, पहले वही गया था, मैं उसे नहीं ढूंढूंगी। दादाजी शू उसे देख और बेचैन हो गए। सेरेना, जाकर आराम करो, कल और भी कड़ी ट्रेनिंग है। अगर सेरेना ने दर्द की एक झलक भी दिखाई होती तो उन्हें थोड़ी राहत मिलती, लेकिन जितनी शांत वह है उतना ही बेचैन वे महसूस करते हैं। वह अपनी पोती को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसे मेरे लिए सच में कोई भावना ना होती तो वह मुझे 3 साल तक अपने पास रहने कभी बर्दाश्त नहीं करती, और अब मैं बिना कुछ कहे चला गया हूँ। वह इतनी शांत कैसे रह सकती है? वह जानते हैं कि युवाओं को इन सब चीजों से खुद ही गुजरना पड़ता है। वह बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि सेरेना खुद को कहीं फंसा ना ले। बस उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस मामले में इतना बेरहम हो जाऊंगा, बिना एक पल की हिचकिचाहट के चला जाऊंगा। उस समय उन्होंने साफ साफ देख लिया था कि मैं सेरेना की कितनी परवाह करता हूँ, लेकिन मैं ठीक कहाँ गया हूँ ये उन्हें भी नहीं पता। अब तक मुझे हुआबे विश्वविद्यालय में आधा महीना हो चुका है। सुगंध कला विभाग बाकी सभी से अलग तरीके से चलता है।
यहाँ के शिक्षक पूरे साल परिसर में ही रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। यहाँ कक्षाएं बाकी सभी विभागों से पहले शुरू हो जाती है। जब मैं पंजीकरण कराने पहुंचा उसी समय मैंने छात्रावास में भी चेक इन कर लिया। सुगंध कला विभाग किसी भी अन्य चीज से बिल्कुल अलग है। यहाँ का पाठ्यक्रम बहुत व्यापक है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा, पश्चिमी चिकित्सा, हर पौधे और औषधीय घटक के पीछे का सिद्धांत और सुगंध डिजाइन का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान सब कुछ शामिल है। सौभाग्य से अपनी पिछली जिंदगी में मैंने छिंगबई विश्वविद्यालय में चिकित्सा की पढ़ाई की थी। मुझे जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान पहले से है, इसलिए सुगंध डिजाइन सीखना मेरे लिए स्वाभाविक है। सिर्फ आधे महीने में ही मैंने वास्तविक प्रगति कर ली है। अब मैं 30% शुद्धता वाला फोकस इंसेंस सीड बना सकता हूँ। सुगंध डिजाइन में गुणवत्ता को शुद्धता के स्तर से मापा जाता है। जितनी अधिक शुद्धता उतनी ही उच्च श्रेणी। फोकस इंसेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सीखने में सालों लग जाए। असल चुनौती शुद्धता में है। बाजार का बेहतरीन फोकस इंसेंस सिर्फ 60% शुद्ध है। अपने बनाए इंसेंस को मैं सिकुड़ी भौहों से देखता हूँ। मैं मिस से मुड़ता हूँ। हे, मैं किस चरण में गलती कर रहा हूँ? अभी भी इतना अंतर क्यों है? दरअसल मिस हे हैरान है कि मैंने पहली बार में ही 30% शुद्धता वाला फोकस इंसेंस बना लिया। मुझे सीखे सिर्फ आधा महीना हुआ है। मैं पैदाइशी प्रतिभाशाली हूँ, फिर भी संतुष्ट न होकर कमियां ढूंढता रहता हूँ। मिस हे अपनी जवानी याद कर गला साफ करती है। लियम, पहली कोशिश में सफल होना तुम्हें असाधारण बनाता है। हर चीज में जल्दबाजी ठीक नहीं। तुमने इसे अभी केवल 2 हफ्ते ही किया है। भरोसा है समय के साथ तुम सटीकता पाओगे। मिस हे, मेरे पास एक नया विचार है। मैं जड़ी बूटियों का एक और संयोजन आजमाना चाहता हूँ। मिस हे मुझे खाली खाली नजरों से घूरती है। सारा उत्साहवर्धन पूरी तरह बेकार गया। उन्होंने ये सब व्यर्थ ही कहा था। उन्हें मुझसे काफी उम्मीदें हैं। वे पीछे हटकर चुपचाप इंतजार करती हैं। मैं फोकस अगरबत्ती की सामग्री पात्र में भरता हूँ और हर जड़ी बूटी के गुणों को मन में दोहराता हूँ। अंततः मैंने ठंडी जड़ी बूटी की जगह तटस्थ जड़ी बूटी ली। आधे घंटे में नई अगरबत्तियां तैयार हो गईं। ढक्कन खोलते ही खुशबू फैल गई। मिस हे अब शांत नहीं रह पाती। यह कैसे संभव है? साधारण फोकस अगरबत्ती की खुशबू इतनी गहरी कैसे हो सकती है? शुद्धता कम से कम 60 तो होगी। वो खुशबू से आकर्षित होकर तेजी से आगे बढ़ती है। मैं सुधारी गई अगरबत्ती को देखता हूँ। यह लगभग पारदर्शी है। क्या यह शुद्धता बढ़ने की वजह से है? मैं उलझन में पूछता हूँ। मिस हे, क्या हमें इस फोकस अगरबत्ती की शुद्धता जांचनी चाहिए? ये कुछ अजीब लग रही है। क्या मैं असफल हो गया? लेकिन जितना मुझे इन जड़ी बूटियों के बारे में पता है उसके हिसाब से यह तो और भी परिष्कृत होनी चाहिए थी। मिस, उनका नाम हे चियान है। वह हे परिवार से आती हैं जो खुशबू विशेषज्ञों का एक वंश है। सिर्फ औसत प्रतिभा के साथ वह अब 40 साल की है और अभी भी केवल मध्य स्तरीय खुशबू प्रमाण पत्र रखती हैं। उनकी अब तक की सबसे अधिक शुद्धता 50% रही है। उनके परिवार ने बहुत पहले ही उनसे उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें शहर में खुशबू संघ चलाने भेजा गया था। उन्होंने इसे ही अपनी नियति मान लिया था कि जीवन बस यूं ही बीत जाएगा। पर मेरी बनाई ध्यान सुगंध देख उनके भीतर कुछ जाग उठा। वह होठों पर उंगली रख सावधानी से अगरबत्ती उठाती है। वह उसे सूंघती है, ध्यान से देखती है और उसे शुद्धता जांचने की मशीन तक ले जाती है। 3 मिनट बीत जाते हैं। एक स्पष्ट घंटी की आवाज आती है। डिस्प्ले पर लिखा है, ध्यान सुगंध शुद्धता 65%। सुश्री हे की सांसें थम गईं। वह हैरान है कि यह सच है। अब तक दुनिया की ध्यान सुगंध की अधिकतम शुद्धता 60 रही है। वह खुद कभी 50 पार नहीं कर पाई, पर उनका यह छात्र 2 हफ्तों में दूसरी कोशिश में ही 65 तक पहुंच गया। वह मुझे भूख भरी नजरों से देखती है। मैं उनका भविष्य हूं। लियम, ये कैसे किया? विस्तार से बताओ। दोनों प्रयासों के बीच शुद्धता में इतना बड़ा उछाल कैसे आ गया? तुमने आखिर ऐसा क्या अलग किया था? उसे जवाब चाहिए। शुद्धता का रहस्य, हे परिवार के प्रतिभावान लोगों से उसका अंतर, और क्या वह वाकई अयोग्य है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुश्री हे इतनी साधारण लगेंगी और खुशबू के लिए खुद को खो देंगी। मैंने समझाया, मैंने बस ठंडी जड़ी बूटी बदल दी। सोचो, फोकस अगरबत्ती मन शांत करने के लिए है, ठंडी जड़ी बूटी इसके उलट काम करती है। ये शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे पास यहाँ कोई यांग जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन अगर हम फायर ग्रास का इस्तेमाल कर सकें तो असर शायद और भी बेहतर होगा। सुश्री हे तुरंत रिकॉर्ड बटन दबाती हैं और हर शब्द को कैद कर लेती हैं। मैं आगे कहता हूँ, मैं तो बस प्रयोग कर रहा था क्योंकि मैंने पहले फार्माकोलॉजी पढ़ी है और औषधीय यौगिक बनाए हैं। मुझे लगा कि खुशबू डिजाइन के सिद्धांत दवा बनाने से बहुत अलग नहीं हो सकते, तो मैंने इसे आजमाया। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में काम करेगा। मैं जो कुछ भी जानता हूं और जो भी मैंने सोचा है सब कुछ बता देता हूं। जब मैं खत्म करता हूं तो सुश्री हे उत्साह से लगभग कांप रही होती हैं। लियाम, तुम मेरे लिए सौभाग्यशाली सितारे हो। यहीं रुको, मैं अभी फायर ग्रास मंगवा रही हूँ। हम इसे फिर से करेंगे। वह तुरंत अपनी सहायक को फोन करती है और कहती है कि जड़ी बूटियां 5 मिनट के भीतर यहाँ पहुंचा दो। सहायक ने अपने बॉस को वर्षों में इतना उत्साहित कभी नहीं देखा था। 1 दशक शहर भेजे जाने के बाद सुश्री हे धीरे धीरे सुन्न पड़ गई थी, लेकिन आज उनकी आवाज बिल्कुल किसी और की तरह लग रही थी। समस्या यह है कि 5 मिनट में डिलीवरी करना शारीरिक रूप से असंभव है। पूरी ताकत से दौड़ने के बावजूद सहायक केवल 8 मिनट में ही पहुंच पाई। वह माफी मांगने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन सुश्री उन्हें उसे मौका ही नहीं देती। वह जड़ी बूटियां झपट लेती हैं और सीधे मुझे पकड़ा देती हैं। मुझे बड़ी बेसब्री से देखती रहती हैं। फिर से कोशिश करो। मुझे समझ नहीं आता कि सुश्री इतनी तनाव में क्यों है। ये तो बस एक और कोशिश है। मैं जड़ी बूटियां लेता हूँ, फायर ग्रास डालता हूँ और सब कुछ पात्र में डाल देता हूँ।
पहले तेज आंच, फिर तापमान बढ़ने पर मध्यम और अंत में धीमी आंच। आधे घंटे बाद अगरबत्ती तैयार है। मैं राहत की एक धीमी सांस छोड़ता हूँ। मैं उसे लेने ही वाला था, लेकिन सुश्री वह पहले ही वहां पहुंच जाती हैं। सहायक बॉस से प्रभावित उसके बगल में मुस्तैद खड़ी है। ढक्कन खुलता है और गहरे अविश्वसनीय रूप से शुद्ध खुशबू की लहरें कमरे में फैल जाती हैं। कांपते हाथों से वह सावधानी से अगरबत्ती उठाकर अपनी नाक के पास लाती हैं। वह उसे ध्यान से देखती है। सहायक, जो वर्षों से अपनी बॉस के साथ काम कर रही है, गुणवत्ता को पहचानती है जब वह उसे देखती है। क्या सुंदर रंग है, लगभग पारदर्शी। शुद्धता 80 से ऊपर ही होगी। ओह, मैंने कभी इतनी शुद्ध फोकस अगरबत्ती नहीं देखी। मैंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं उसे देखता हूँ, उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता हूँ। यह अद्भुत है, मैं लगभग उदासी से कहता हूँ। अगर पात्र हेशान जेड से बना होता तो रंग और शुद्धता शायद और भी निखर जाती। हमने सोचा था कि यह पहले ही सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। क्या यह सच है? सुश्री ही का दिल तेजी से धड़क रहा है। उन्होंने यह सब पहले कभी नहीं सुना था। क्या कांच पात्र के लिए सबसे अच्छा पदार्थ नहीं है? मैंने आपको लगातार तापमान बदलते देखा। क्या यह जरूरी है? मैं मुस्कुराया। सुश्री ही, इसे अभी रहने दें, पहले शुद्धता की जांच करते हैं। मुझे भी जिज्ञासा है। आखिरकार मुझे उपलब्धि की अनुभूति होती है। आधे महीने की मेहनत के बाद आखिरकार कुछ सफलता मिली है। वह अगरबत्ती को परीक्षण मशीन पर रखता है। 3 मिनट बीत जाते हैं। 1 घंटी बजती है। डिस्प्ले पर लिखा आता है, फोकस अगरबत्ती, शुद्धता 95%। उसकी सांस लगभग थम जाती है। वह यकीन नहीं कर पा रही कि यह सच है। फोकस अगरबत्ती की शुद्धता का विश्व रिकॉर्ड 60 है और उसकी यह छात्रा आधे महीने की ट्रेनिंग के बाद तीसरे प्रयास में ही 95 तक पहुंच गई। वह इतनी अभिभूत है कि बोल भी नहीं पा रही। अगर मेरी बात सच है तो क्या एक हेटियन जेड के बर्तन से यह शुद्धता 100 तक पहुंच सकती है? सुश्री ही को खुद को संभालने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। वह अपनी सहायक की ओर मुड़ती है। श्याओलू, सबसे बेहतरीन हेटियन जेड ढूंढो और इसी सांचे को बनवाओ। सटीक माप, एकदम एक जैसा। सहायक तुरंत होश में आ जाती है। जी मैडम, मैं अभी करती हूँ। 3 दिन में गारंटी से तैयार कर दूंगी। वह बाहर चली जाती है। सुश्री ही घड़ी देखती है। शाम के 5 बज गए हैं। वह मेरी ओर मुड़कर बोली, लियम, फ्रेग्रेंस आर्ट्स में स्वागत है। डिनर का समय है। क्या मैं तुम्हें खाने पर बुला सकती हूँ? मैं विस्तार से सुनना चाहूंगी कि तुमने यह सब कैसे किया। पता नहीं सुश्री ही इतनी परेशान क्यों है और बार बार वही सवाल क्यों पूछ रही हैं। फिर भी सम्मानवश मैं डिनर पर उनके हर सवाल का जवाब देता हूँ। सुश्री ही, असल में मैं पारंपरिक चिकित्सा के माहौल में पला बढ़ा हूँ। मैं अनाथ हूँ, जन्म से ही अनाथालय में पला बढ़ा हूँ। डायरेक्टर एक पारंपरिक चिकित्सा के डॉक्टर थे जो मरीजों का इलाज करते थे और अनाथालय चलाने के लिए हर्बल दवाएं बेचते थे। सालों में मैंने यह सब सीख लिया। लियाम, सुश्री ही अचानक कहती हैं, क्या तुम मेरे गुरु बनोगे? मैं हैरान होकर खड़ा हो गया। वह मेरी माँ जैसी हैं और शिष्या बनना चाहती हैं। वह गंभीर लग रही है। सुश्री ही, मजाक न करें। मुझे खुशबू डिजाइनिंग सीखते हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं। मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ? सुश्री ही आह भरती है। मुझे पता था आप मना कर देंगे। मेरा हुनर बस बहुत ही कमजोर है। मैं उन्हें दिलासा देता हूँ। आप बहुत विनम्र हैं। आप विभाग की प्रोफेसर हैं। आप खुद को कैसे अयोग्य कह सकती हैं? मैं सच में ऐसा नहीं सोचता। बस बात इतनी है कि मुझे अभी सच में कुछ भी नहीं आता। मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। सुश्री ही सिर हिलाती हैं। खुशबू डिजाइन में जितनी स्वाभाविक प्रतिभा आपके पास है, उतनी मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। 1 साल दीजिए, पूरी दुनिया आपके काम के पीछे भागेगी। तब हर कोई आपसे मिलना चाहेगा। असंख्य लोग आपसे सीखना चाहेंगे। और तब मेरा क्या होगा? ये पहली बार है जब किसी ने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा है। पिछले जीवन में मेरी पूरी दुनिया एक ही औरत के इर्द गिर्द घूमती थी। साल भर काम के बाद मैं हाउस हस्बैंड बन गया, पर इसमें अच्छा नहीं था। एक वक्त मुझे खुद पर शक था कि मैं बेकार हूँ। अब मैं बस अपनी अहमियत पहचान कर अपनी पसंद का कुछ सार्थक काम करना चाहता हूँ। एक महान परफ्यूमर बनने की बात मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मिस ही, क्या यह सच है? मेरा दिल धड़क रहा है। वह मुस्कुराकर सिर हिलाती है। मेरी कला पर नहीं, मेरी पारखी नजर पर भरोसा रखो। सुगंध डिजाइन के लिए तुम्हारा उपहार लगभग डरावना है। जल्द ही तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बनोगे। मेरी आंखें चमक उठी। मिस ही, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिस दिन मैं एक शीर्ष स्तर का सुगंध विशेषज्ञ बन जाऊंगा और आप तब भी मेरी शिष्या बनना चाहेंगी, उस दिन मैं बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दूंगा। फिलहाल मैं अभी भी इसमें बहुत नया हूँ। आइए हम एक दूसरे से सीखते हैं। आप अभी भी मेरी शिक्षिका हैं, वही जिसने मुझे इस दुनिया में पहला रास्ता दिखाया था। मिस ही अब और भी अधिक भावुक हो जाती है। धन्यवाद लियम, तुमने मुझे उम्मीद दी है। मैं तुम्हारी तरक्की के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष किताबें लाऊंगी। रात के खाने के बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मैं मिस ही की दी किताबें पढ़ता हूँ। स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हॉस्टल के कमरे में मैं अकेला हूँ। मिस ही की बातें सोचकर मेरे दिल में हलचल होती है। शायद मैं वही बन सकता हूँ जिसे मैं पहले ईर्ष्या से देखता था। यहाँ आना वाकई सही फैसला था। यहाँ मुझे मिस ही मिली और चाहे उनमें सच में प्रतिभा की कमी हो या नहीं, वह निस्संदेह वही इंसान है जिन्होंने मेरी काबिलियत को पहचाना। पिछले 2 हफ्तों से मैं या तो पढ़ रहा हूँ या प्रयोग कर रहा हूँ। आज मिस ही मुझे लैब में बुलाने के लिए दौड़ती हुई आती हैं। वह कहती हैं कि मेरे लिए एक सरप्राइज है। वहां पहुंचते ही मेरी नजर हेतियन जेड के सुगंधित पात्र पर पड़ी। उसकी चमकती सतह रेशमी आभा बिखेर रही थी और तराश बेहद बारीक थी। अविश्वसनीय है। मैं हैरान रह गया।
वह बोली। लगा था यह आसान होगा, पर इसे बनाने में आधा महीना लग गया। टॉप ग्रेड हेशान जेड मिलना मुश्किल है और इतनी बड़ी एक टुकड़ी तो और भी मुश्किल से मिलती है। इसी वजह से देर हुई। अपनी पिछली जिंदगी में सुपरिवार के दामाद के रूप में मैंने कई दुर्लभ खजाने देखे थे, लेकिन इतनी उच्च गुणवत्ता का हेतियन जेड पात्र सच में बहुत दुर्लभ है। मैं सहमति में सिर हिलाता हूँ। मिस हे, यह असाधारण, अनमोल और बहुमूल्य है। क्या इसे सिर्फ अगरबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल करना बर्बादी नहीं है? शियाओलू बीच में बोली। मिस्टर लियम, फिक्र न करें, हमारे बॉस की जान खुशबू में है। बेहतर अगरबत्ती के लिए कोई भी कीमत कम है। कृपया आगे बढ़िए, देखते हैं आगे क्या होता है। मिस हे मुझे उत्सुकता से देखती है। पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने यहाँ इतना समय बिताया है जितना पिछले 6 महीनों में भी नहीं बिताया। मेरी तकनीकों से सीखकर उनकी शुद्धता 50 से बढ़कर 70 हो गई है, जो सीनियर सर्टिफिकेशन से बस एक कदम दूर है। अब मैं और देर नहीं करता। तैयार की गई हर जड़ी बूटी को हेटियन जेड के बर्तन में डालता हूँ। शुरुआत में मेरी तकनीक अधिक सटीक हो जाती है। जेड और कांच की तापीय क्षमता अलग होने से तापमान नियंत्रण बदलना होगा। सबसे जरूरी है समान ताप, ताकि जड़ी बूटियां खराब ना हो और सही मिश्रण बने। इसमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। मैं 5 की उम्र से डायरेक्टर संग आग संभालकर दवा बना रहा हूँ। मेरे हाथ जानते हैं क्या करना है, बस अभ्यास।